आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये हमारी जनरेशन ऑफ क्रिकेट फैंस के लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही पॉपुलर फिगर की बात कर रहे हैं इस जनरेशन से निकल के आने वाले मिस्टर पृथ्वी शॉ की। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली जाती हैं उनके बारे में नेगेटिव लाइट में मोस्ट लाइकली, बट हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है एंड इस पॉडकास्ट में हम लोग बेसिकली उनकी पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं। कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई, कैसे उन्होंने इंडियन सीन में ब्रेकआउट करा, कैसे उनका जो सपोज डाउनफॉल है वो आया है, एंड अभी क्या करंट स्टेट है, क्या कोई कमबैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज भी आएंगी बीच में, परफॉर्मेंसेस को भी हम लोग लॉजिकली एनालाइज करेंगे, कई सारे स्टेटमेंट्स है कई सारे एक्स क्रिकेटर्स की, उन सब की बातें करनी है। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू पृथ्वी शॉ। एंड थोड़ा सा हम लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेयर की बायोग्राफी निकाल के। तो वंस अगेन अगर आपको ये पसंद आया ऐसा टाइप का एपिसोड तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसको स्टोरी की तरह देखिएगा पूरा स्टार्ट टू फिनिश एक बारी में, वरना एज यू ऑलवेज से शायद समझ में नहीं आएंगी चीज़ें आपको। आई थिंक पृथ्वी शॉ की जो पूरी स्टोरी है, अगेन ये एज यू सेड ना हमारे लिए काफ़ी पर्सनल भी है, क्योंकि जो हमारी एज के, स्पेशली तुम्हारी एज के तो पृथ्वी शॉ तुम्हारी एज के ही हैं, बट हमारे एज ब्रैकेट में हम सबने देखा है कि एक वो खिलाड़ी थे जो कि उभर के आ रहे थे एंड देन सडनली एकदम से वो आउट ऑफ द सीन लग रहे हैं। सो काफ़ी क्यूरियस स्टोरी है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। सबसे पहले वो तो बता दो कि क्या करना है। अच्छा हाँ भाई, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिलकर आपस में बात करते हैं, वो हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहां जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। 10 के भी या तो होगा होंगे इस वीडियो के आते आते, या तो अगर बच्चे होंगे तो भाई तुरंत सब्सक्राइब कर देना। 30-40 बच्चे होंगे, उतने भी भाई अब करा दो, इतना भी चलो बेटा। बट पृथ्वी शॉ की जो कहानी है, इसकी शुरुआत 9 नवंबर 1999 में होती है, जब मुंबई में विरार नाम के एक छोटे से गाँव में उनका जन्म होता है। ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली उनके जन्म के थोड़े ही टाइम बाद उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। सो जो पृथ्वी शॉ की पूरी परवरिश है वो उनके पापा अकेले करते हैं। एंड एज अ सिंगल पेरेंट, वो भी जब आप फादर हो तब वो कनेक्ट बनना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट होता है बच्चे के साथ। बट उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और स्टार्टिंग से ही पृथ्वी शॉ को पूरा टाइम दिया जो जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। एंड ये मैं कैसे किस बेसिस पे बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। स्टार्टिंग से ही जैसे ही हर एक पिता जो होता है वो अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलने का शौक रखता है, इंडिया में तो एटलीस्ट या तो वो स्टार्टिंग से ही उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, उन्हें बॉल फेंकते थे। एंड 3 साल की उम्र से ही उनके पिताजी ने ये नोटिस करा कि पृथ्वी शॉ इतना छोटा है और उसके बाद भी उसकी जो टाइमिंग है वो उन्हें काफ़ी अच्छी लग रही है। अब वही है कि ऐसा नहीं वो पुल शॉट मार रहा होगा, स्ट्रेट ड्राइव मार रहा होगा, बट एक जो बेसिक टाइमिंग का जो सेंस होता है, बॉल कब आ रही है और तब आप बैट्समैन कब कर रहे हो, वो उन्हें देख के थोड़ा इंप्रेसिव लगा। एंड सो उन्हें लगा कि यार इस चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, थोड़ा सा पोटेंशियल अभी मुझे दिख रहा है इसके अंदर, अभी से अगर इसे अकेडमी में डाल दिया जाएगा तो आगे जाके अगले 4-5 साल में इसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकती है। वो जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है ना, वो ऑलरेडी थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया था एक बहुत ही यंग एज में बेसिकली। बट विरार एज वी सेड एक गाँव था एंड आसपास कोई बहुत अच्छी अकेडमी थी नहीं जहाँ पे उस टैलेंट का जो है वो पूरी तरीके से पोटेंशियल निकाला जा सके। तो इसलिए वो अकेडमीज ढूंढते हैं और जो अच्छी अकेडमी मिलती है वो उन्हें बांद्रा में मिलती है। अच्छा। एंड बांद्रा वाज 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम विरार। सो नेचुरली अगर आप देखोगे पृथ्वी शॉ के पिताजी का एक क्लोथिंग बिजनेस था उस टाइम पे। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस था, बट एक क्लोथिंग बिजनेस था जिससे वो घर चलाते थे अपना, और वो विरार में था और उन्हें अकेडमी भेजना था बांद्रा में जो कि 70 किलोमीटर दूर था। तो देख के तो लगा यार अप डाउन करना तो पॉसिबल है नहीं, बट उनके पिताजी में वो डेडिकेशन था कि हमें इसको एक क्रिकेटर बनाना है। तो उन्होंने अपना क्लोथिंग बिजनेस उस टाइम पे छोड़ दिया एंड जो पैसा था वो पृथ्वी शॉ की अकेडमी में लगाया। तो वो रोज अप एंड डाउन करते थे, बांद्रा जाते थे, देन वापस विरार आते थे। एंड नेचुरली ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम लोग का होता है यार हमारी मम्मी ने जाके छोड़ दिया, घर आ गई या फिर जाके पिकअप करने ले गई। 70 किलोमीटर दूर है तो वहां जाते थे। करेक्ट। जब कोच उनकी प्रैक्टिस करवाते थे पृथ्वी शॉ की, उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें उनके पिताजी उन्हें बॉल फेंकते थे और फिर उनकी बैटिंग प्रैक्टिस होती पूरे टाइम मतलब वहीं पे रहते थे बेसिकली। तो वो उस टाइम पे स्टडीज का कुछ लेना देना था ही नहीं। पूरे टाइम फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू आई गेस लेट इन द इवनिंग पूरे टाइम वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस ही चलती रहती थी। एंड सो नेचुरली उनकी टेक्निक धीरे धीरे बेटर हो रही थी। अब उस टाइम पे उस अकेडमी में बांद्रा तो काफ़ी नोन प्लेस है मुंबई में,
सो संजय पॉटनेस करके वहाँ पे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जो कि खुद भी क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे। तो वो ऐसे अकेडमीज में आया जाया करते थे अपने शौक के लिए देखने में कौन सा प्लेयर कैसा अपकमिंग टैलेंट क्या है। प्लस ये जितने लोग मुंबई में नहीं रहते और वो ये चीज सुन रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, पर ये बहुत कॉमन प्लेस है। मुंबई में क्रिकेट की बहुत ही ज्यादा वैल्यू करी जाती है। सो यहाँ पे ऐसे क्रिकेटर्स कई बार पहुंच जाते हैं अकेडमी में, कई बार ऐसे पॉलिटिशियंस पहुंच जाते हैं, तो वहां पे ये चीज रिलेटिवली कॉमन है। मतलब गुच्छे में होते हैं ना मैचेस, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान होगा, उसमें 4-5 वो बन जाएंगे, ग्राउंड बन जाएंगे बाउंड्रीज लगाकर, और उन सब पे अलग अलग मैच चल रहा होगा एट द सेम टाइम। तो बहुत ज्यादा रूटेड कल्चर है क्रिकेट का। एंड स्कूल क्रिकेट भी, जैसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आई थिंक इंडिया में शायद सबसे ज्यादा अगर हैपनिंग और रिस्पेक्टेड स्कूल क्रिकेट सर्किट है कहीं पे तो शायद मुंबई में ही है। यहाँ पे तो भाई अब तो नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है भाई। राइट। सो संजय पॉटनेस वहाँ पे आते हैं एंड वो देख रहे थे सारे खिलाड़ियों को खेलते हुए, बच्चों को। तब उनकी नजर जाती है एक 6 साल के पृथ्वी शॉ पे, जो कि वहाँ पे एक अलग तरीके से दिख रहा था। अपने से डबल वाली एज के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, 12-13 साल के लोग उन्हें बॉलिंग कर रहे थे, फिर उनपे वो अच्छी तरीके से ऑल्सो जस्ट इमेजिन 6 साल की उम्र क्या होती है भाई। एंड वही मतलब मुझे लगता है कि अगर उनके पापा ने चीज नोटिस कर ली, देन संजय पॉटनेस ने नोटिस कर ली, उनके कोच राजू पाठक थे उस टाइम पे, उन्होंने नोटिस कर लिया, तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा होगा भाई देखने में। क्योंकि 6 साल की उम्र में बच्चे का खुद भी मतलब कोई दिमाग ही नहीं होता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ बड़े होके। एंड बस ही जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ एंड एक्सपीरियंसिंग स्टफ। उसमें अगर आपने क्रिकेट का इतना बड़ा टैलेंट स्पॉट कर लिया है तो मतलब कितने गॉड गिफ्टेड हो गए एक्चुअली में, अलग से उसी टाइम पे आप नजर दिख रहे हो आप। हाँ राइट। एंड सो संजय पॉटनेस इतना ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वो मिस्टर राजू पाठक जो कि वहाँ पे कोच थे, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये लड़का कौन है। एंड तब राजू पाठक पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनकी माताजी का देहांत हो गया था, उनके पिताजी ने अपना पूरा क्लोथिंग बिजनेस छोड़ा और फिर यहाँ पे आके पूरे दिन उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर 70 किलोमीटर दूर जाके वापस विरार जाते हैं। एंड ये सुन के संजय पॉटनेस एज एनीवन एल्स वुड बी ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। करेक्ट। और उन्हें लगता है कि यार ये खिलाड़ी एक्चुअली में बड़ा बन सकता है आगे जाके। एंड सो पृथ्वी शॉ और उनके पिताजी उन दोनों को वो अपनी ही बिल्डिंग में एक कमरा दे देते हैं रहने को, खाने पाने का इंतजाम कर देते हैं कि आपको बस क्रिकेट पे ध्यान देना है, बाकी सब इट विल बी टेकन केयर ऑफ। ये वो स्टेडियम के पास में था, ग्राउंड के पास में। या ये भी बहुत बड़ी बात है यार, मतलब यहाँ पे रहते हुए, दिल्ली नोएडा में रहते हुए तो यू कांट इवन थिंक कि ये चीजें पॉसिबल भी हैं, बट स्पेशली खेलने के लिए। राइट। एंड संजय पॉटनेस का थ्रू आउट हिज करियर एक वो हाथ रहता है ना एक बच्चे पे, वो रहा है। इवन जब ऑफ लेट उनका डाउनफॉल आया है उस टाइम पे संजय पॉटनेस ने भी एक कमेंट दिया है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक वो हाथ रहा है उनका पूरा। एंड एक पॉलिटिशियन का हाथ होता है तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है किसी भी प्लेयर के लिए। एंड सो वहाँ पे अगले 3-4 साल वो ट्रेन करते हैं। एंड देन 2010 में नीलेश कुलकर्णी जो कि फॉर्मर इंडियन प्लेयर रह चुके हैं, वो वहां पे आते हैं और उनकी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी थी, पृथ्वी शॉ को उसके लिए स्काउट करते हैं और कहते हैं आप हमारे यहाँ के खेलिए। ऑल्सो टू मेंशन 2010 में वो अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल के हो गए होंगे, 10-11 साल के इनफैक्ट। बाय द टाइम ही वाज 8 years old, मतलब 6 साल की उम्र में उनको मिस्टर पॉटनेस ने स्पॉट करा। अगले 2 साल में ही वो अपने स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बन चुके थे, जूनियर टीम जो थी। अच्छा, ओके। सिर्फ 8 साल की उम्र में। मैं खुद भी कितना स्कूल क्रिकेट खेलूं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 8 साल का बच्चा लीड कर रहा हो टीम को। तो ये एक्चुअली में मतलब एबनॉर्मल था। एंड अभी जब हम लोग 2010 तक पहुंच ही गए हैं, अभी ये लोग फिर अंडर 14 भी खेलना शुरू करेंगे स्कूल की तरफ से, एंड वहां पे फिर उनकी पहली झलक दिखनी शुरू होगी। एंड सो ये जब मैंने बताया नीलेश कुलकर्णी ने उन्हें स्काउट करा अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए, एंड वहां पे जब उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो उन्हें एक अलग क्वालिटी ऑफ बॉलर्स फेस करने को मिलती है। एंड सो नेचुरली जब आप ऑलरेडी इतने अच्छे हो, फिर आपकी क्वालिटी और इंक्रीज हो गई तो आपकी बैटिंग टेक्निक भी बहुत बेटर हो जाती। तो वहां पे भी वो अगले 2-3 साल देते हैं और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके जो क्रिकेटिंग सर्किट था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा नाम बनना स्टार्ट हो रहा है। आसपास के अकेडमीज में, मैचेस में थोड़ा बहुत नाम आ रहा है पृथ्वी शॉ का कि हाँ यार एक लड़का वो है जो काफी अच्छा खेल रहा है आज की उम्र में। एंड इस टाइम तक अंडर 14 स्कूल क्रिकेट में 2 हैरिस शील्ड की ट्रॉफी लोग जीत चुके थे। हैरिस शील्ड एक बहुत ही रिनाउंड वहाँ पे इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है। इवन सचिन तेंदुलकर वहाँ पे खेले थे हैरिस शील्ड। एंड मतलब उसको वेटेज दिया जाता है वहाँ के डोमेस्टिक सर्किट में सिलेक्शन के लिए। अनलाइक मोस्ट ऑफ अस जहाँ पे हम सब लोग रह रहे होंगे वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बट मुंबई में है। एंड अगर है इस चीज़ की वेटेज तो आप समझ लो कि क्वालिटी क्रिकेट होता है, ये नहीं कि मजाक चल रहा है। एंड सो 2 साल वहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद 2012 में उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी अपॉर्चुनिटी आती है एज ए क्रिकेटर
क्योंकि डॉक्टर समीर पाठक वो मुंबई आते हैं। अब डॉक्टर समीर पाठक कौन थे? वो एक डॉक्टर थे जो कि लंदन में बेस्ड थे। अच्छा। एंड नेचुरली काफ़ी पैसा उन्होंने कमा रखा था, तो उन्होंने साइड बाय साइड एक एसोसिएशन स्टार्ट करी जिसका नाम था क्रिकेट बियॉन्ड बाउंड्रीज। अच्छा। एंड इस एसोसिएशन का काम क्या था कि वो इंडिया आते थे हर साल और 13 प्लेयर स्काउट करते थे जिनको वो इंग्लैंड लेके जाएंगे, वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग देंगे, फ्री एक्सपोजर देंगे। तो नेचुरली जो भी खिलाड़ी जो है वो इंडिया में अच्छा कर रहा होगा, 13 खिलाड़ियों को पकड़ेंगे जो कि नेचुरली थोड़े इकोनॉमिकली थोड़े वीकर सेक्शंस में होंगे, फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ताकि आप उनको सपोर्ट कर सकें। एंड उन्हें उठा के इंग्लैंड लेके जाएंगे जहाँ पे उनकी एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहाँ पे। करेक्ट। तो वहाँ पे पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन हो जाता है एंड इस टाइम पे वो सिर्फ 13 साल के थे। एंड यहाँ पे वो उन्हें इंग्लैंड लेके जाते हैं एंड वहाँ पे पृथ्वी शॉ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं पहले साल में। एंड ऐसा था कि भाई कुछ दिन के लिए लेके जाएंगे, देन वापस इंडिया आ जाएंगे। अच्छा। फिर वापस इंडिया आते हैं एंड देन उसके बाद 2013 में अगले साल ही वापस उन्हें इंग्लैंड जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन, उनको एक ऑफ स्पिनर भी बना दिया गया था। एंड उस पूरे टूर्नामेंट में जो कि इंग्लैंड में हुआ था वहाँ पर उन्होंने काफ़ी विकेट्स भी लिए थे एज एन ऑफ स्पिनर। तो एक वो सचिन तेंदुलकर वाली पूरी ट्रैजेक्टरी चल रही है भाई। धीरे धीरे बॉलिंग भी डालना स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक धीरे धीरे नाम बनना स्टार्ट हो गया था पृथ्वी शॉ का, राइट लोगों की नजरों में आना शुरू हो गए थे। एंड सो यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी शॉ को एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट होता है, जो बिगिनिंग ऑफ फेरी टेल होती है, जब सक्सेस को आप टेस्ट करना शुरू करते हो पहली बार। ये वो पूरी गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे आपको दिखने वाला है। एंड 2013 की हमने बात करी अभी कि वो इंग्लैंड से वापस आते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके। 2013 ही एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ईयर था फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस एंड द इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल, क्योंकि 16 नवंबर 2013 को सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेलते हैं एट वानखेड़े इन मुंबई। एंड उसके बाद सिर्फ 4 दिन बाद उसके हैरिस शील्ड टूर्नामेंट जिसकी हमने अभी बात करी, वहां पे पृथ्वी शॉ अपने स्कूल की तरफ से खेलते हुए 546 रन बनाते हैं इन जस्ट 330 बॉल्स। एंड उन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा था? सचिन तेंदुलकर का ही, जिन्होंने उस टाइम पे 326 रन बनाए थे उसी सेम टूर्नामेंट में। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जूनियर लेवल पे इससे ज्यादा रन कभी किसी ने एक इनिंग में नहीं बनाए थे। और ये मुझे याद है, हम लोग स्कूल में थे उस टाइम पे, एंड स्कूल में टाइम्स ऑफ इंडिया का वो स्टूडेंट वर्जन वाला जो न्यूज़पेपर नहीं होता है, NI करके मेरे ख्याल से, तो स्कूल में भी आता है। हाँ वही आता था। तो उसमें फ्रंट पेज पे आई थी पृथ्वी शॉ की फोटो कि इस बंदे ने 540 रन ऐसे कुछ मार दिया। आई थिंक उस टाइम पे पृथ्वी शॉ 13-14 साल की थे। 14 साल के थे। हाँ, एंड उस टाइम पे उन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या मतलब, इंडियन क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एंड रिकॉर्ड तोड़ा भी किसका? सचिन तेंदुलकर का। एंड वही ना कि वो 4 दिन बाद ही तोड़ा था। प्लस एक वो वैसी प्रोफाइल आ रही है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं है, ओपनिंग बैटिंग कर सकते हैं, बड़े ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मुंबई से हैं एग्जैक्टली। तो प्लस बहुत इजीली ऐसा था कि मीडिया टेंशन में आ गए, लोगों ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया एंड ही वाज इंस्टेंटली टूटेड एज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। तुमने इंटरव्यूज देखे उस टाइम के उसके? वो जो हैरिस शील्ड वाले के बाद जो था वो तो देखा था मैंने भाई। वैसे काफी मेच्योरिटी के साथ वो पृथ्वी शॉ ने सारे इंटरव्यूज दिए थे उस टाइम पे 13-14 साल के बच्चे के लिए। एक तो इंग्लिश काफी अच्छी थी एंड जिस मतलब, क्योंकि यार बच्चा 13-14 साल का है, उसको कोई आइडिया नहीं है दुनिया का। एंड मीडिया रिपोर्टर्स जो है 40-50 साल के मर्द हैं जो आके आपसे बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनोगे कि नहीं बनोगे। ऐसा लग रहा था कि बचपन से मीडिया ट्रेनिंग हो रखी है यार, कि मतलब मैं सचिन तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा बट वो मेरे आइडल हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद उनका कुछ इतना % अचीव कर लूं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर्ड आंसर्स एट अ वेरी यंग एज पृथ्वी शॉ से देखने को मिल रहा था। आई थिंक भाई इट जस्ट शोज कि उनकी परवरिश काफी अच्छी हुई थी। प्लस स्टार्टिंग से एक वो डेडिकेशन था कि हमें क्रिकेट में ही कुछ करना है, क्योंकि यू हैव पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उनके पिताजी ने अपना क्लोथिंग बिजनेस बंद कर दिया, तो एक वो प्रेशर भी होता है सॉर्ट ऑफ, बट वही है कि उस एज में मे बी उतना रियलाइज नहीं होता। यू जस्ट स्टार्ट प्लेइंग, यू स्टार्ट एंजॉइंग, एंड नेचुरली इफ यू आर टैलेंटेड तो आपको मजा भी आता है उस चीज को परस्यू करने में। एंड देन उनके साथ वो चीज होती है जो कि सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स ड्रीम करते हैं। सचिन तेंदुलकर खुद उन्हें गिफ्ट करते हैं अपने पैड्स, जैसे एक टाइम पे सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने पैड्स गिफ्ट वाले पैड्स जो मोटे मोटे होते हैं, एंड उनसे बात भी होती है उनकी। सुनील गावस्कर पृथ्वी शॉ को एक लेटर लिखते हैं और उसमें उनकी तारीफ करते हैं कि मैंने देखी तुम्हारी इनिंग्स, तुमने काफी अच्छा खेला, एंड ऐसे करके बोलते हैं कि आई एक्सपेक्ट टू सी यू इन द इंडियन टीम वेरी सून। अगर इंडियन क्रिकेट के पूरे 2 ग्रेटेस्ट लेजेंड्स वो आपको पर्सनली अप्रोच करके आपकी ऐसे तारीफ कर रहे हैं,
तो भाई मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहता है आदमी। हाईएस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन किसी क्रिकेटर के लिए अगर है तो वही था कि सुनील गावस्कर अपने जनरेशन का ग्रेटेस्ट बैटर, फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने 10,000 रन बनाए हो, एंड फिर सचिन तेंदुलकर द अल्टीमेट गॉड ऑफ क्रिकेट। वो दोनों अगर आपको पर्सनली ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो एट द एज ऑफ 13-14, मतलब आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई बचपन में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। एंड वही इतनी ज्यादा अजीब बात इसलिए क्योंकि जस्ट इफ यू लुक एट इट साइड बाय साइड इंडियन क्रिकेट टीम में उस टाइम पे विराट कोहली भी काफी बड़े आदमी बन रहे थे धीरे धीरे, एंड उन्होंने 2011 के बाद वो स्टेटमेंट दे दी थी सचिन तेंदुलकर के लिए, इट्स अबाउट टाइम वी कैरी हिम ऑन आवर शोल्डर्स। सो उधर भी था कि बैटन पास हो चुका है, वो जो 2011 वर्ल्ड कप की फाइनल की वो जो इनिंग्स आती है जब सचिन तेंदुलकर आ रहे और विराट कोहली जा रहे, एंड ऑब्वियसली वो जैसे वो पूरी कहानी जो है अभी तक चल रही है तो आपको देख के लगता है हाँ वो एक फेरी टेल मोमेंट था, बट साइड बाय साइड ही एक ऐसा बच्चा था जिसको ऑलरेडी नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बोलने लग गए थे, जिनको सचिन तेंदुलकर ने अपने पैड्स दे दिए थे, जिनको सुनील गावस्कर ने एक लेटर लिख के दे दिया था। तो साइड बाय साइड ये भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी फेरी टेल स्टोरी चल रही है। तो एक ट्रेंड है ना, अगर तुम लोग नोटिस करो कि इंडियन क्रिकेट में जो जनरेशनल बैटर है, एक जनरेशनल बैटर से दूसरे जनरेशनल बैटर पे आने पे टीम को कम टाइम लग रहा है। सुनील गावस्कर रिटायर हुए थे, उसके 1-2 साल बाद सचिन आए 89 में। सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे उन्हीं के आखिरी के 3-4 सालों में विराट कोहली आ गए थे। अब विराट कोहली खेल रहे हैं और आखिरी के 5-6 सालों में ही शुभमन गिल आ चुके हैं या जायसवाल आ चुके हैं या पृथ्वी शॉ आ जाते, इनफैक्ट आ गए थे 2018 में ही जब विराट कोहली अपनी पीक पे थे। तो वो पासिंग ऑफ द बैटन फ्रॉम वन जनरेशनल बैटर टू द नेक्स्ट जनरेशनल बैटर, उसका टाइम स्पैन रिड्यूस होता जा रहा है। अब हाँ इसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि उस क्वालिटी ऑफ बैटर है भी नहीं, या फिर कई लोग कहेंगे है, वो आपके ऊपर है, बट बेसिकली जिस तरीके को मार्केट करा जा रहा है ना उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन काफी कम होता जा रहा है। प्लस आई थिंक ये भी वही दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट का एक्चुअली पूरा सिस्टम इतना तगड़ा सेट है ना कि कभी वो कमी होनी नहीं वाली टैलेंट की, जैसे हो सकता है बाकी किसी और कंट्रीज में हो जाए। सो क्रेडिट टू बीसीसीआई फॉर दैट। बट यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, एक नेशन वाइड पूरी अटेंशन ग्रैब करने के बाद धीरे धीरे करके 14 साल की उम्र में ही उनका इंडियन अंडर 16 टीम में भी सिलेक्शन हो जाता है और वहां पे उन्हें कैप्टन बना दिया जाता है। मुंबई अंडर 16 में भी कैप्टन बन जाता है तुरंत, राइट। एंड वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड सो 2016 में उनको अंडर 19 इंडियन टीम में सेलेक्ट करा जाता है फॉर द एशिया कप, जो कि अल्टीमेटली वो जाके जीतते भी हैं। उस टाइम पे बच्चा 16-17 साल का होगा, या उससे बड़ी बात है। हाँ 2016 में ना, हाँ तो हाँ 16-17 या काफी बड़ी बात थी उस टाइम पे। नेचुरली वो स्टोरी बननी स्टार्ट हो गई थी। एंड सो ये जो पूरा 2016 का जो पूरा साल था ये काफी स्पेशल होता है उनके लिए। पहले तो एशिया कप जीतते जाके, एंड देन उसी साल एक प्रॉब्ली फॉर्चुनेट फॉर पृथ्वी शॉ एंड अनफॉर्चुनेट फॉर सम अदर प्लेयर्स, मुंबई की जो रणजी टीम थी वो थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उनमें काफी इंजरीज हो रखी थी प्लेयर्स को। एंड सो नेचुरली जो मैनेजमेंट है मुंबई की वो थोड़ा ढूंढ रही थी कि यार हम किन प्लेयर्स को अब लेके आ सकते हैं। अब उसके लिए वो राहुल द्रविड़ को कॉल करते हैं एंड देन कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करके उन्हें देते हैं कि हमें किसको लाना चाहिए। करेक्ट। एंड उनमें से एक नाम जो था जो कि द्रविड़ ने सिलेक्ट कर लिया, दैट वाज पृथ्वी शॉ। एंड सो 1 जनवरी 2017 को नेक्स्ट साल स्टार्ट होते ही उनका रणजी ट्रॉफी में डेब्यू होता है और डेब्यू में वो आके 100 मार देते हैं। क्रेजी स्टार्ट टू हिज रणजी कैंपेन। इनफैक्ट मल्टीपल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उनका डेब्यू पे 100 हुआ है। दुलीप ट्रॉफी में भी डेब्यू पे 100 हुआ है। 2017 में ही बाद में जाके उनका दुलीप ट्रॉफी में भी डेब्यू होता है, वहां पे भी जाके वो 100 मार देते हैं। एंड सो इसी के साथ ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 100 ऑन हिज दिलीप ट्रॉफी डेब्यू। सचिन का ही रिकॉर्ड तोड़ा था मेरे ख्याल से। या एंड ही आल्सो बिकेम द सेकंड प्लेयर आफ्टर सचिन टू स्कोर 100 ऑन रणजी एंड दुलीप ट्रॉफी डेब्यू बोथ। अच्छा, मतलब सचिन तेंदुलकर ने भी ये चीज सेम करी थी। लेजिट मतलब वो एकदम एग्जैक्ट फुटस्टेप्स टो चल रहा है, एग्जैक्टली उसमें चल रहा है। एंड कुछ जगहों पे वो और ज्यादा यंग एज पे वो अचीव कर दे रहे हैं। थोड़ा स्लाइटली एक बेटर ही चल रहा है इस टाइम पे। तो 2017 का उनका जो पूरा ईयर था वो भी काफी अच्छा जाता है। एंड इस टाइम तक ना मतलब आई थिंक यहाँ तक शायद घर भर में भी बात पहुंच गई थी लोगों के। मतलब यहाँ पे रह रहे के भी नोएडा दिल्ली में सबको लेके पता चल गया था, जो लोग शायद क्रिकेट उतना नहीं भी देखते, नाम बन चुका था पृथ्वी शॉ। भाई तुम्हें क्या लगता है कि लोग आज भी पृथ्वी शॉ के कमबैक में इतना इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि पृथ्वी शॉ की जो स्टोरी वो पिछले 10 साल से चल रही है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह, इन सब की स्टोरी उतनी टाइम से नहीं चल रही है। पृथ्वी शॉ 12, 13, 14 साल की उम्र में ही एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे, तो सब लोग के इमोशंस अटैच्ड हैं
पूरे करियर से उसके, विच इज़ वाई अभी भी इतनी बातें हो रही हैं। राइट, बट 2017 का एज वी सेड काफ़ी अच्छा ईयर जाता है उनका। एंड सो 2018 जनवरी में अंडर 19 वर्ल्ड कप होना था। करेक्ट। वहां पे उन्हें सिलेक्ट किया जाता है एज द कैप्टन, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, एंड वो इंडिया को 6 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल। उसमें उन्होंने 94 समथिंग रन मारे थे। वो पहले मैच मारे थे मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके। पूरे थ्रू आउट द कैंपेन उनके 265 रन्स थे इन जस्ट 6 मैचेस। सो एवरेज उनकी 65 की थी। सेकंड हाईएस्ट स्कोर थे, शुभमन गिल टॉप स्कोरर था। हाँ। एंड ये काफी सारे स्टार्स निकल के आए हैं 2018 कैंपेन से। अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और भी मतलब 2-3 थे बड़े बड़े नाम जो होने थे। आई थिंक शिवम मावे, नागरकोटी भी वो सेम बैच की ही है, तो उस टाइम पे फिर उनका KKR में सिलेक्शन हुआ था, बट इवेंचुअली उनका भी उतना अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं जा रहा है। बट देवर टू मेनी स्टार्स, मनजोत कालरा भी था वहाँ पे, तो उसका भी अलग अलग सीन हुआ है फिर। तो मतलब वो स्टार स्टडेड बैच था जो अब जिसके टैलेंट हमें दिखने शुरू हो रहे हैं। रियान पराग आई थिंक इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम बैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बहुत सारे मतलब ये या तो इस बैच के या तो अगले बैच के, जो बीच के 2 सालों का जो पूरा गैप है ना, इसमें अ होल बंच ऑफ क्रिकेटर्स अब इंडिया के लिए या तो डेब्यू कर रहे हैं या तो अब स्टार्टर्स बन चुके हैं। तो पृथ्वी शॉ इन सब में से सबसे पहले नाम वो सपोज टू बी दैट गाय जो कि सबसे पहले डेब्यू होगा, वो सबको पता था जो। एंड आई थिंक 2018 में जब वो उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता दिया, तो ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ कैप्टन एज वेल। करेक्ट। एक वो लीडरशिप फिगर भी लेके आ रहे हैं, तो आई थिंक वो वन अप ही करते जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर के करियर में भी इस टाइम तक, क्योंकि एज अ कैप्टन भी ही कैन प्रोवाइड अ लॉट। मतलब 2018 में वो 17-18 साल का था पृथ्वी शॉ। हाँ, तो सचिन तो डेब्यू कर चुके थे, तो हाँ, तो अभी उनका 18 में भी डेब्यू हो ही जाएगा भाई। हाँ, पर सचिन का 16 साल की उम्र में डेब्यू हो गया था भाई, तब तक वो सेंचुरी भी मार चुके थे बाहर जाके। या एंड सो इसके बाद 2018 में ही जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब उनका सिलेक्शन हो जाना था इंडियन क्रिकेट टीम में और उनका डेब्यू होना था। एंड सो डेब्यू होने से पहले अप्रैल में IPL आता है, एंड वहां पे उन्हें दिल्ली कैपिटल्स पिक कर लेती है। एंड आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड कैंपेन, एज अ वेरी गुड डेब्यू कैंपेन आई वुड से। बहुत प्रॉमिस दिखाया था। 9 मैचेस में 245 रन मारते हैं, एंड द गुड थिंग इज कि उस टाइम पे वो 150 के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे। मेन बात ही वही थी। हाँ, सो दिल्ली कैपिटल्स का जो स्टार्टिंग में पुश देना जो था, उसमें पृथ्वी शॉ का काफी बड़ा हाथ था। और मतलब कई लोग कहेंगे यार ये बहुत अच्छे स्टैट्स नहीं है, बट तुम बाकी सुपरस्टार्स के डेब्यू सीजन देखना IPL के, चाहे विराट कोहली का भी देख लो, तो ज्यादा आसपास भी होगा नहीं। प्लस मतलब ऐसा नहीं है ना, मैचेस भी उन्होंने ऐसा नहीं था सारे मैचेस खेल लिए थे, 9 मैचेस ही खेले थे अल्टीमेटली, और प्लस वो 150 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है। आई थिंक उस चीज का काफी ज्यादा रोल अलग था इंडियन क्रिकेट टीम पे। एंड सो 2018 में अगस्त में फाइनली उन्हें इंग्लैंड में जब इंडिया गई थी, जहाँ पे विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी और वो चिल्ला के सेलिब्रेशन किया था, उसके लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में उसमें पृथ्वी शॉ को सिलेक्ट करा जाता है एज अ बैकअप ओपनर। अनफॉर्चुनेटली उनकी वहां पे डेब्यू नहीं हो पाता, एंड इंडिया वो 4-1 सीरीज हार गई थी आई थिंक इंग्लैंड से। एंड उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो था वो वेस्ट इंडीज आई थी इंडिया, एंड सो दैट वाज द परफेक्ट टाइम फॉर हिम टू मेक हिज डेब्यू। वहां पे उन्हें सेलेक्ट करा जाता है, प्लेइंग 11 में होते हैं पहले मैच में, राहुल के साथ ओपनिंग करते हैं। KL राहुल आई थिंक 0 समथिंग पे आउट हो गए थे शायद, सिंगल डिजिट्स में, and Prithvi Shaw goes on to score 100 on his debut international match as well. वहां पे भी उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करी थी, 134 का स्कोर खड़ा करा था। यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर 100 ऑन डेब्यू, 18 साल की उम्र में, एंड सेकंड यंगेस्ट इंडियन टू हिट अ सेंचुरी ओवरऑल आफ्टर सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन ने डेब्यू 16 साल की उम्र में कर दिया था, लेकिन सेंचुरी बाद में मारी थी। तो जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी वो तब भी 18 साल से कम की उम्र में ही थे। एंड उसके बाद जो सेकंड मैच होता है, 2 मैच की सीरीज थी आई थिंक, उसमें भी वो 70 समथिंग रन मारते हैं, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीत जाते हैं, एंड मैन ऑफ द मैच भी मिलता है मेरे ख्याल से पहले डेब्यू मैच में। एंड उसके बाद मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीत चुके हैं। इस टाइम तक वो केवल 18 साल के हैं, एंड अभी से ही उनकी सॉर्ट ऑफ ऐसी बात हो गई है कि टेस्ट में भी यार ही कैन बी अ परमानेंट ओपनर नाउ। क्योंकि अब देखो आज के डेट में अगर तुम कंपेयर करोगे किसी से, तो क्या होता है कि अगर 18 साल या 20 साल की उम्र में कोई बंदा डेब्यू कर रहा है, तो यूजुअली एक टेस्टिंग सीरीज में होता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक B टीम जारी होती है, एंड जब उसमें परफॉर्म करती भी है तो भी जब A टीम वापस आती है तो कोई गारंटी नहीं कि वो स्टार्ट करेंगे, हम वो स्क्वाड में अपनी जगह बना लेंगे। बट पृथ्वी शॉ के साथ ऐसा नहीं था। पृथ्वी शॉ का, क्योंकि वही बात वंस अगेन, लोग 12 साल की उम्र से प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो जब तक वो इंडिया में आए थे ना तब तक वो था कि अब ये स्टार्टर बनेगा हर जगह जाके, एंड नीचे हम अभी प्रूफ भी करेंगे जब आगे टूर्स देखोगे तो। मतलब ऐसा हो गया था कि इज फुली प्रिपेयर्ड नाउ, मतलब हाँ, स्लॉट इन कर जाएंगे। मतलब ये नहीं कि घर पे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है तो जब हम बाहर मेजर कंट्रीज में खेलने जाएंगे, सेना कंट्रीज में, तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, ना।
पहले सीजन में उन्होंने डेब्यू करा, अभी से ही वो हर टूर के लिए स्टार्टर होने वाले हैं। पृथ्वी शॉ का बिल्डअप वैसा था। एंड सो इसके बाद ही सीरीज के बाद रवि शास्त्री ने आके कहा था देयर इज अ बिट ऑफ सचिन देयर, अ बिट ऑफ वीरू, एंड व्हेन ही वॉक्स आउट देयर इज अ बिट ऑफ लारा एज वेल। शास्त्री उस टाइम पे कोच थे भाई इंडियन टीम के। बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है भाई ये कहना। आपने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा तीनों कंपैरिजन करा है विद पृथ्वी शॉ। उस कैटेगरी में हमने ऑलरेडी 18 साल की उम्र में उसे रख दिया। ये चीज बहुत बढ़िया है। विराट कोहली ने कहा था आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस वाज इवन 10% ऑफ व्हाट ही इज एट हिज एज। एंड आई थिंक ही इज राइट। हाँ, ये चीज कोहली ने शुभमन गिल के लिए भी कही है, एंड ये मैं 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है, जेनजी आप जो कह सकते हो, इनको क्योंकि बचपन से इतना एक्सपोजर मिल रहा है आईपीएल के थ्रू, ये इतने ज्यादा सीजनड हो गए होते हैं कि जब तक ये इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं इट इज नॉट अ वेरी न्यू थिंग। प्लस कितने सारे यंगस्टर्स आके कहते हैं कि हमने आईपीएल में ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस कर लिया है। विच इज वाई एक ट्रेंड है कि कई सारे अब नए प्लेयर्स डेब्यू पे 100 मार देते हैं। पहले बहुत बड़ी बात होती थी तो डेब्यू पे 100 या अच्छी परफॉर्मेंस देना, एंड फिर वो आगे जाके फॉल्टर कर जाते हैं। तो वो काफ़ी लोगों का पैटर्न हमने देख रखा है। पुरानी जनरेशन में था कि स्टार्ट बहुत स्लो होगी, चाहे तुम विराट कोहली की बात करो चाहे रोहित शर्मा की बातें करो, बट इवेंचुअली व्हेन दे पिक अप दे नो हाउ टू सस्टेन दैट सक्सेस। वो चीज़ अभी इस जनरेशन को सीखना बाकी है मेरे ख्याल से। राइट। एंड सो यहाँ तक पृथ्वी शॉ की कहानी एकदम फेरी टेल चल रही है। लग रहा है कि भाई ही कुड वेरी वेल गो ऑन टू बिकम द नेक्स्ट तेंदुलकर। बट यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ से हमें थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट होनी दिखती है पृथ्वी शॉ के करियर में। फर्स्ट एक हिंट ऑफ डाउनफॉल, आप जो बहुत पॉपुलर वर्ड है, या फिर एक डिरेल होना करियर का, कि एकदम से जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी भगवान ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस डाल दिए कि पलटने लग गया करियर एकदम से। राइट। और अभी तक सिर्फ एक ही सीरीज हुई है इंडिया से, माइंड यू। कितना जल्दी टाइम बदल रहा है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे अभी। एग्जैक्टली। सितंबर में वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हुई थी, एंड दिसंबर में इंडिया को जाना था बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया। और ये वही सीरीज है जब इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके एक टेस्ट सीरीज जीती है। राइट। एंड वहाँ पे भाई जो विराट कोहली के ऑरा एडिट्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो उसी सीरीज के। आजकल जो आप जिन फोटोशूट्स के एडिट देखते हो विराट कोहली के, वो उसी टाइम के 2018 का बीजेटी जो था। एंड उस टाइम पे स्क्वाड में पृथ्वी शॉ को इंस्टेंटली पिक कर लिया गया था, एंड ही वाज सपोज्ड टू बी आवर फर्स्ट चॉइस ओपनर। ओपनर थे फर्स्ट चॉइस के। वही मैं कहा था ना कि उनका डेब्यू होती ही वाज एन ओपनर। एंड ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर आप ओपनर की तरह खेल लो सिर्फ एक सीरीज के एक्सपीरियंस के ऊपर, तो आप इमेजिन कर सकते हो पूरे देश का आपके ऊपर कितना भरोसा है। कितनी बड़ी बात है ये। राइट। और कितने प्लेयर्स दावे से ये चीज क्लेम कर सकते हैं अपने करियर के लिए। बहुत रेयरली कोई है। बट एक अनफॉर्चुनेट चीज होती है उनके साथ, क्योंकि सीरीज स्टार्ट होने से पहले जब सिडनी में एक प्रैक्टिस मैच होना था, वहां पे उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है कैच पकड़ते हुए, एंड सो उस मैच के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे भी उनको स्क्वाड में रखा गया था, उसके बाद भी विराट कोहली वाज स्टिल शोइंग दैट ट्रस्ट, एंड मैनेजमेंट ने भी ट्रस्ट दिखाया था। बट उसके बाद उन्हें सीरीज स्टार्ट होने से पहले ड्रॉप कर दिया जाता है, एंड अपेरेंटली बोला तो यही गया था भाई कि इंजरी इश्यूज हैं, एंड इंजरी हो चुकी है। सीरीज से पहले ड्रॉप नहीं करते मेरे ख्याल से, 2 मैचेस हो जाते हैं उसके बाद बच्चों 2 मैचेस से हटा देते हैं, ऐसा कुछ था, समथिंग ऑन दैट। ओके। एंड ये पूरी कहानी उस टाइम पे सॉर्ट ऑफ ऐसी थी ना कि मतलब आपने पेपर पे आके तो ये बोल दिया है कि यार इंजरी इश्यूज हो रखे हैं इस टाइम पे, बट बिहाइंड द सीन शायद कुछ ऐसी बात चल रही थी कि विराट कोहली एंड द मैनेजमेंट वाज नॉट हैप्पी विद हिम, क्योंकि कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज भी हो रहे थे उनके साथ। अब हो सकता है वो शायद इंजरी की रिकवरी पे इतना फोकस ना कर रहे हो, या फिर कोई और डिसिप्लिनरी इश्यूज भी हो सकते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपने टूर एंटर करा है एज द फर्स्ट चॉइस ओपनर और फिर इंजरी होती, क्योंकि अगर इंजरी हो भी गई है तो व्हाई वुड यू वांट टू सेंड बैक अ प्लेयर अनलेस एंड अनटिल आपकी रिकवरी का ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो है ही इंडिया में। आप चाहोगे कि एक नया लड़का है उसको लूप में रखा जाए स्क्वाड के, तो ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स बोलती हैं। उस टाइम पे जितने भी जर्नलिस्ट थे हमने उन सबकी वीडियो को जाके देखा दोबारा, एंड काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी। ऑफकोर्स ये प्रूवन नहीं है तो मैं क्लेम नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि अपेरेंटली बिहाइंड द स्टेज विराट कोहली एंड द मैनेजमेंट वर नॉट हैप्पी कि जिस तरीके से क्योंकि विराट कोहली इज द एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन भाई। अब वो पूरे टीम में जो कल्चर सेट इन करा है फिटनेस का एंड डेडिकेशन टू स्किल का, कमिटमेंट कितनी होनी चाहिए, हार्डवर्क कितना होना चाहिए, अगर आप उस पर लेवल अप नहीं करो तो आई एम श्योर विराट कोहली को खुशी नहीं होगी। प्लस अभी पृथ्वी शॉ एक यंगस्टर है, उनको स्टार्टिंग से वो बेंचमार्क रख के उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना विराट कोहली के अंदर ऐसे काफी सारे लेजेंड्स हैं। रोहित शर्मा ने काफी लेट आके खेलना स्टार्ट करा विराट कोहली के अंदर इन टेस्ट मैचेस, बीच में काफी टाइम के लिए बाहर हो चुके थे।
तो अगर रोहित शर्मा जैसा एस्टैब्लिश प्लेयर बाहर था तो पृथ्वी शॉ तो अभी अभी नए नए खिलाड़ी आए हैं। तो एक ये चीज विराट कोहली की बहुत बढ़िया है कि भाई वो ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये सच है भी तो मैं फुल्ली विराट कोहली को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, सेम देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट एग्जैक्टली क्या है बिहाइंड द सीन्स वो पता नहीं। ऑफ कोर्स जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उन सबका ये मानना था कि देयर वर सम डिसिप्लिनरी इश्यूज, और ये वही पते वाली बात है कि आप अभी अपने करियर के हाईएस्ट पॉइंट पे हो, अभी अभी आपने डेब्यू करा है, मैन ऑफ द सीरीज, मतलब आप पूरे सीरीज के बेस्ट प्लेयर रहे हो, और फिर एकदम से ही विद इन अ सीरीज एकदम से डिसिप्लिनरी इश्यूज क्यों आ रहे हैं? तो ये सोचने वाली थोड़ा भाई थोड़ा एक वो भी लगता है कि क्या एग्जैक्टली सच था या नहीं था, क्योंकि ऐसा भी देख के लगता है कि भाई ऐसा हो भी कैसे सकता है। अभी एज यू सेड प्लेयर ऑफ द सीरीज होके आए हैं, एक महीने में ऐसा क्या होगा कि एकदम से इतने डिसिप्लिनरी इश्यूज होने लग गए। बट वही एक जर्नलिस्ट ने इतने सारे रिपोर्ट कराए तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा, कुछ ना कुछ बात तो रही होगी एग्जैक्टली। एंड सो वो बीजीटी से बाहर होते हैं। बट आईसीसी ने साल एंड होने से पहले 2018 में ही एक लिस्ट निकाली थी जिसमें 5 ब्रेकआउट स्टार्स थे, एंड उसमें पृथ्वी शॉ का नाम फर्स्ट था। एंड देन उस पे पृथ्वी शॉ पे ही एक पूरी वीडियो निकाली थी जिसमें वो कह रहे थे नेक्स्ट तेंदुलकर है। वो वीडियो का थंबनेल मुझे लगता है हर किसी बंदे के दिमाग में रटा हुआ होगा। ये भी मतलब बहुत ही रेयर अकरेंस है कि एक अंडर 19 प्लेयर का भी डेब्यू आया है और उसकी वीडियो इतनी पॉपुलर है जो आईसीसी ने निकाली, और वो वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, 3-4 मिनट ही है वीडियो। प्लस थंबनेल पे लिखा भी है नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। हाँ, पूरा मार्केटिंग हुई थी भाई वैसी तगड़ी वाली। तो एक्सपेक्टेशन तो समझो कि कितनी जुड़ी हुई है इस लड़के से। तो वही है कि उस टाइम पे ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई भी है, सॉर्ट ऑफ दिस वाज नॉट आउट इन द पब्लिक, एंड सो किसी को ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। इट वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट कि वो इंजर हो गया एंड उसे बीजीटी से बाहर होना पड़ गया। बट इंजरी के बाद आदमी कमबैक भी करता है। अब फरवरी में 2019 अगले साल वो सैयद मुश्ताक अली का एक मैच खेल रहे थे, एंड देन मैच के बाद जो वाडा होती है जो कि डोपिंग टेस्ट करती है, ड्रग्स वाला जो होता है पूरा, वो उन्हें बुलाती है और कहती है हमें आपका यूरिन सैंपल चाहिए। और ये बहुत रैंडम होता है, मतलब ये हर मैच के बाद होता है और कोई भी रैंडमली प्लेयर्स को बुलाते हैं। दिस हैपेंस इन एवरी स्पोर्ट विद एवरी प्लेयर। जितने भी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं नेचुरली रैंडमली बुलाएगी वाडा और कहेगी आपका यूरिन सैंपल हमें चाहिए, और तब आप मना नहीं कर सकते उस चीज से। ये डोपिंग के बारे में हमने स्पेशली आईपीएल बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। हाँ, मिस्टर निशाद के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने तो काफी डिटेल में बताया था। वो आईपीएल के मीडिया मैनेजर रह चुके हैं, तो उनके सामने ही होता है जो। एंड भाई समटाइम्स प्लेयर्स भी थोड़ा एजिटेट भी हो जाते हैं कि भाई क्या जबरदस्ती में अब हमें बुला रहे हो, क्योंकि जस्ट मैच के बाद कई बार ऐसा भी होता है ना, मैच हार के आए होते हो, उसके बाद अगर आप बुला लोगे तो थोड़ा मूड ऑफ होगा। बट उसके बाद भी डज नॉट मैटर, आपको जाके वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी ही पड़ती है। एंड जब वो यूरिन सैंपल देते हैं उसमें वाडा को एक सब्सटेंस मिलता है उनके यूरिन में विच वाज टर्ब्यूटेलाइन, एंड उनकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो सब्सटेंस है इट इज बैंड। स्पोर्ट्स में आप ये सब्सटेंस नहीं ले सकते। करेक्ट। एंड द थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, क्योंकि आप इनिशियली एकदम से जजमेंट ना बना लो, ये जो टर्ब्यूटेलाइन सब्सटेंस है ये कफ सिरप में बहुत नॉर्मली मिलता है। आपका गला खराब हो गया है, आपको खांसी ठीक करनी है, आपके अंदर भी होगा, आपने कफ सिरप लिया आपके अंदर भी मिल जाएगा टर्ब्यूटेलाइन। बट ये जो सब्सटेंस है इट इज प्रोहिबिटेड, या एथलीट्स नहीं ले सकते। एंड सो शॉ ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो भी यही दिया था कि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी कुछ, उसके लिए उन्होंने कफ सिरप लिए, उन्होंने कंसल्ट नहीं किया अपने डॉक्टर को, एंड उसके बिना उन्होंने कफ सिरप ले ली। ये उन्होंने गलती मानी अपनी, बट यही बोला यार कफ सिरप था, प्रॉब्लम थी, मैंने ले लिया, अब उसकी वजह से आ गया। एंड बीसीसीआई आईसीसी इन सब ने ये एक्सप्लेनेशन मान भी लिया कि इट इज वेरी नेचुरल, एंड प्रोबब्ली दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। इतनी नोन चीज है भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर आई रिमेंबर जब ये न्यूज निकल के आई थी तो इनिशियली एक बैड एग्जांपल बन गए थे तुरंत ही, बिल्कुल। एंड काफी लेट लोगों ने रियलाइज करा था कि अच्छा वो कफ सिरप में वो चीज होती है, एंड हर दूसरे बंदे में होगी वो चीज। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा आई वुड से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मीडिया ने भी एक अच्छी तरीके से उस चीज को रिपोर्ट नहीं करा, जिससे उनकी इमेज थोड़ी बेटर हो सकती थी। बट आईसीसी एंड बीसीसीआई इनको कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही लेना था। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि यार बच्चा था चलो कफ सिरप ले ली, क्योंकि इट वाज अ बैंड सब्सटेंस, एंड सो उन्हें अगले 8 महीने के लिए क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पता 2 एंगल हैं, जरा उनको डिस्कस करते हैं। मुझे फर्स्ट तो ये तो लगता ही है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एंड मतलब वो जो लोग को डोपिंग टेस्ट सीधा ड्रग से एसोसिएट करते हैं, मतलब आई होप कि आपको इस ओपिनियन से वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेट्स नॉट पुट समबडी इन बैड लाइट अननेसेसरीली, बट जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो ये होंगे, फर्स्टली कि अगर आपको कफ सिरप लेनी ही थी तो आपने क्यों नहीं कंसल्ट करा, वो तो गलती है ही। एंड वो पृथ्वी शॉ ने मानी भी, बट ये वही बात है ना, आप डिसिप्लिनरी इशूज से अटैच करना शुरू करो इन चीज़ों को। तो ये भी तो बात है ना कि क्यों
बीसीसीआई जो है वो ये चीज़ पब्लिक करेगी कि बैन हुए हैं और टर्ब्यूटेंट लाइन वगैरह मिला है, ये वो मिला है, क्या वो चाहते तो शायद इसको अंडर द रेडार भी चुपचाप करवा सकते थे इस सीन को? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब वो एक एग्जांपल सेट आउट करना चाह रहे हैं। खिलाड़ी वो बन चुके थे, आई थिंक ईदर वे अगर वो छुपाते भी तो भी ये लीक हो जाता। हाँ, और एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आप 8 महीने का बैन दे रहे हो तो कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, अभी इंजरी आपने बोल दी, ऐसा भी नहीं आपने डिसिप्लिनरी इश्यूज आके बोला और उसके बाद वो अपना कमबैक सीधा 1 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम में करेंगे क्या? तो बीच के गैप में कहाँ गए वो? ना वो कोई डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो आई थिंक आती है। उस टाइम पे स्टैचर बन चुका था, एक नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बोल दिया, आपने टैग लगा दिया तो आपके आसपास मीडिया घूमेगी ही घूमेगी। तो अगर बीसीसीआई शायद खुद नहीं करती है तो शायद मीडिया कर देती, एंड मीडिया फिर किस तरीके से उस चीज को रिपोर्ट करती है भगवान भरोसे है, फिर बीसीसीआई उस चीज पे कुछ कंट्रोल नहीं कर पाती। तो आई वुड से प्रॉब्ली अच्छा ही करा बीसीसीआई ने, अगर उन्होंने जो चीज थी उन्हें साफ साफ आके बता दी। तो आई वोंट से कि उन्होंने कुछ गलत करा इसमें, बट जो शो का उनके पार्ट पे जो प्रॉब्लम थी वो डेफिनेटली थी। एंड इतना आप दूध का धुला एकदम से नहीं कह सकते, नहीं यार ठीक है यार उनने नहीं कंसल्ट करा, क्या फर्क पड़ता है, बच्चे इस टाइप पे बाद में सीख लेंगे। मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सॉफ्ट केस है ये, बट वही है ना कि हर क्रिकेटर को ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम बाकी क्रिकेटर्स के लिए एक्सेप्शन नहीं बना रहे तो अनफॉर्चुनेटली हम पृथ्वी शॉ के लिए भी नहीं बना सकते। एंड आई थिंक 2019 में उनको एक हिप इंजरी भी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वैसे भी वो बहुत ही इन एंड आउट ऑफ एक्शन रहे थे थ्रू आउट 2018 में ही डेब्यू करा उन्होंने, लेट 2018 में सितंबर में, और 2019 जनवरी आते आते वो एकदम से ही पॉज आ गया, करियर में पॉज आ गया। प्लस वही ना, आप एकदम पीक पे पहुंच चुके थे अपने, वो फेरी टेल स्टार्ट हो गई थी। ऑल्दो पीक भी क्या ही, मतलब 19 साल का बच्चा था तब वो। नहीं ऑब्वियसली, मतलब एक वो ट्रैजेक्टरी बन जाती है ना, और उसके बाद अगर 18 एकदम पीक कर रहे हैं और फिर 19 मतलब उनका ब्लैंक गया पूरा। 16 मार्च से लेके 16 नवंबर तक 2019 वो पूरा बैंड थे। खेलने को मिला ही नहीं कुछ उन्हें, बीच में उन्हें हिप इंजरी भी हो गई, तो फिटनेस भी थोड़ी हैम्पर हुई होगी। तो यू कैन जस्ट से कि यार ट्रैजेक्टरी जो चल रही थी फिर एकदम से इतना गंदा ड्रॉप आ गया, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा कि आदमी वो खेलने को ही नहीं मिलेगा क्या अगले 1 साल तक। तो वो बहुत बड़ा आई थिंक एक सेटबैक तो था पृथ्वी शॉ के करियर में, एंड उससे उभरना थोड़ा डिफिकल्ट होगा गिवन ही वाज जस्ट 19। एक 19 साल के बच्चे पे बैन करा गया है 1 साल का, ये मत भूलिएगा इस पूरी कहानी में कि ही वाज वेरी यंग। आई थिंक काफी लोग एकदम से एसोसिएट कर लेंगे, क्रिकेटर है, पैसा कमाता है, इतना बड़ा हो चुका है, क्यों नहीं करेगा। कोई कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी फेम मिल जाए, ही वाज जस्ट 19 एट दैट टाइम। वही ना, हम लोग भी काफ़ी क्रिकेटर्स के स्टोरीज को डिस्कस करते हैं, कई बार क्रिटिकल भी होते हैं, बट वो एलिमेंट हमेशा हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि अभी जब हम जिस इंसान की बातें कर रहे हैं वो जिस एज पे जिसके साथ जो हो रहा है वो बच्चे वाली उम्र ही है भाई। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए सबको। एंड सो एज वी सेड 2019 उनका काफी ब्लैंक जाता है, एंड देन जनवरी 2020 में जब इंडिया न्यूजीलैंड गई थी वहां पे उनका कमबैक होना था, एंड उनका ओडीआई डेब्यू होता है वहां पे। एंड उसमें भी ऐसी बात थी कि जनवरी में उस सीरीज से पहले रणजी मैच में उनका एक शोल्डर इंजरी हो गई थी, एंड वहां पे कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि अब शायद उन्हें कमबैक करने का मौका नहीं मिलेगा। बट उसके बाद भी वो स्क्वाड में थे, ओडीआई डेब्यू करा उन्होंने, एंड जैसा अभी तक उनका फेरी टेल डेब्यूज रहे हैं, चाहे रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, इंटरनेशनल डेब्यू, हर जगह 100 मारी है। ओडीआई डेब्यू उनका कुछ खास नहीं जाता। उसके बाद भी जो 2-3 मैच और थे ओडीआई की, वो भी कुछ खास नहीं जाते। इसमें वो भी तो था, तुमने बताया नहीं कि महाराष्ट्र का जो पूरा क्रिकेट बोर्ड था, ऐसा कुछ कहते हैं कि अभी भी देखो कंफर्म नहीं है, बट हम लोग स्टोरीज ही शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी बीसीसीआई से उस टाइम पे कि सस्पेंशन दो इनको। अच्छा, कि डिसिप्लिनरी इश्यूज है और हमें दिख रहा है, एंड टीम के एनवायरनमेंट को शायद हैम्परिंग हो रही है, तो हम डिमांड करते हैं कि इनको कुछ टाइम का सस्पेंशन मिला जाए स्टेट को रिप्रेजेंट करने से। 1 सेकेंड, कितना सच है ये पता नहीं, एंड उसी टाइम पे शोल्डर इंजरी भी हो गई थी, तो काफ़ी न्यूज़ बनाई भी जाती है, बट हमारी अभी ड्यूटी ये है कि हम जितने भी एंगल्स हैं उन सबको शेयर करें, एंड जो हमें खुद भी लग रहा है कि थोड़ा शेडी है वो हम साफ साफ बता ही देंगे। बट ये डेफिनेटली एक स्टोरी वहाँ से निकल के आई थी, एंड काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट से 1 सेकेंड निकल के आई थी। एंड सो ओडीआई सीरीज उनकी कुछ खास नहीं जाती है, उसके बाद टेस्ट सीरीज होनी थी उनकी, टेस्ट सीरीज डिसेंट जाती है, कोई भी प्लेयर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता। एंड सो पृथ्वी शॉ ने भी 50-50 मारी थी एक दो इनिंग्स में, बट एक अंडररेटेड इनिंग थी एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे। मेन बात हुआ है कि जो टेस्ट मैच, आई थिंक 3 टेस्ट मैच थे वहाँ पे, जिन टेस्ट मैचेस में उसने 50 नहीं मारी है, मतलब वो 4 इनिंग हुई बेसिकली उन 2 टेस्ट मैचेस में,
उसमें शायद किसी और बंदे ने भी कोई 50 नहीं मारी है, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी शॉ अंडर स्कोर कर रहे हैं और बाकी पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। अगर पूरी टीम ही अंडर परफॉर्म कर रही है मतलब कि कंडीशंस में सबको परेशानी हो रही है एंड बॉलिंग न्यूजीलैंड की बहुत अलग लेवल पे हो रही है, विच इज़ वाई जो वो एक 50 है वो काफ़ी अंडररेटेड 50 है आई थिंक। तो यस रन्स उतने नहीं आए, बट वंस अगेन मैं दोबारा सबकी अटेंशन खींच के लाऊंगा कि लड़का 19-20 साल का है अभी, और करियर का सेकंड टेस्ट सीरीज है पूरी, और वो सीधा न्यूजीलैंड में हो रही है। ओडीआईज में तो अभी डेब्यू करा है। तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी शॉ को कई बार जज करते हैं ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि उसका करियर 12-13 साल की उम्र से चल रहा है। एक्चुअली में शुरू तो 18-19 साल की उम्र से ही हुआ है ना, तो अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल बाद वो कम बैक कर रहा है, बच्चा क्रिकेट खेल नहीं पाया, उसी की गलती है बिल्कुल। बट पॉइंट वही है कि हम ओनली हिज सेकेंड टेस्ट सीरीज ऑफ हिज करियर, फर्स्ट टेस्ट सीरीज अब्रॉड, एंड न्यूजीलैंड में रन मारना बहुत मुश्किल होता है भाई, इतना आसान नहीं होता। तो वहाँ पे एकदम से नैरेटिव फिर चेंज हो रहा है। आई थिंक मेन बात पता है क्या है, क्योंकि अब बाय दिस टाइम लोगों को डिसिप्लिनरी इश्यूज वाले कॉन्सेप्ट आने लग गया था दिमाग में, डोपिंग वाला भी सीन हो चुका था, तो दैट वाज काइंड ऑफ मिक्सिंग अप विद हिज परफॉर्मेंसेस आल्सो इन टर्म्स ऑफ पब्लिक नैरेटिव। अगर वो सब इश्यूज नहीं होते तो शायद पब्लिक ये बोलती कि हाँ चलो सिर्फ सेकेंड टेस्ट सीरीज, ये भी क्या जज करना है। बट अब लोगों का नैरेटिव क्या है, ड्रामे भी हो रहे हैं वहाँ पे पीछे बहुत बैक एंड पे, डोपिंग वोपिंग का ये हो रहा है वो हो रहा है, और अब परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, तो देखो लड़का बिगड़ गया है, वो नैरेटिव बन जाता है। किसी भी प्लेयर के करियर में कोई भी एक कंट्रोवर्सी आ जाती है, उसके बाद अगर वो किसी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता तो डायरेक्ट कोरिलेशन यही होता है भाई, डिसिप्लिन तो ये बंदा वैसे भी नहीं है, फोकस क्रिकेट पे नहीं है, हाँ फोकस इसका है नहीं, तो फिर कैसे ही परफॉर्म करेगा। करेक्ट, डायरेक्टली ये पूरा नैरेटिव जाता है लोगों के दिमाग में, एंड देन नेचुरली अगर वो सारे लोग एक तरीके से सोच रहे तो वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट करेगा पृथ्वी शॉ के ऊपर भी, क्योंकि देन अगेन ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम आएगी। एंड सो ये सीरीज खत्म होती है, उतनी कुछ खास सीरीज नहीं जाती, स्टैंड आउट नहीं कर पाते वो, एंड इसके बाद सिर्फ उनका करियर ही नहीं, हम सबके करियर एक होल्ड पे आता है, क्योंकि पैंडेमिक आ जाता है, एंड उसके चलते पूरे 1 साल तक दुनिया रुक जाती है। एंड सबके आई थिंक पर्सनली भी सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। पृथ्वी शॉ को ऑलरेडी जिनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था, अभी अभी उनका कमबैक होना था, अब एकदम से एक बहुत बड़ा गैप वापस आ रहा है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ईयर के लिए वो वापस नहीं खेल पाएंगे क्रिकेट, जैसा 2019 में हुआ था। तो उनका फॉर्म जो ऑलरेडी थोड़ा गंदा चल रहा था वो और गंदा हो जाता है। जो उनके फिटनेस इश्यूज थे, फिटनेस वाज द मेन प्रॉब्लम इन थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। और अब यहाँ से अब वो ट्विस्ट आता है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या बातें कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को थोड़ा सा अनफेयरली ट्रीट करा जा रहा है, थोड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में फंस भी गए वो, बट ही इज जस्ट 19। अब जो यहाँ से जो इश्यूज आने शुरू होंगे, आई थिंक उसमें मोस्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी वो पृथ्वी शॉ के ऊपर ही आएगी। अब वो नहीं हम कह सकते कि थोड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, हाँ वो भी होगा, थोड़ा बहुत तो होगा भी, आगे डिस्कस भी करेंगे, बट अब आपका इन्वॉल्वमेंट इन योर इश्यूज थोड़ा ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। एंड सो पृथ्वी शॉ का एज वी सेड, ये जो पैंडेमिक था इसमें जो मेन प्रॉब्लम हो गई थी उनकी फिटनेस की हो गई थी। इसके बाद पैंडेमिक खत्म होने के बाद, क्योंकि क्रिकेट थोड़ा पहले रिज्यूम हो गया, दुनिया शायद पूरी खुली नहीं थी उस टाइम पे, तब पृथ्वी शॉ की जो फोटो आई थी वो एक्चुअली थोड़ी सी शॉकिंग थी, थोड़ी कंसर्निंग लग रही थी। वेट गेन हो चुका था, वेट काफी गेन हो चुका था, एंड क्लियरली ही वाज नॉट लुकिंग मैच फिट, लग ही नहीं रहा था खेल पाएंगे वो। बट उसके बाद 2020 में ही एंड आते आते इंडिया को बीजीटी के लिए वापस, ये बीजीटी बड़ी पिवटल रही है सारी पृथ्वी शॉ के करियर में। ऑस्ट्रेलिया ही जाना था, ये वही सीरीज है जिसमें 36 पे हम ऑल आउट होते हैं, जो लास्ट टाइम हुई थी, विराट कोहली चला गया। हाँ, एंड गैबा में फिर हम जीत जाते हैं, रहाणे कप्तानी के अंडर, एंड ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के जो हीरोइक्स थे। उससे पहले ओरिजिनली पृथ्वी शॉ वाज सपोज्ड टू बी दैट गाय इन दैट सीरीज, वो कई लोग भूल जाते हैं। प्लस 2018 की बीजीटी आपने मिस करी है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू मेक अ कमबैक। एंड वंस अगेन अभी उम्र से 20-21 साल की ही है, अभी तक लोग डेब्यू भी नहीं करते हैं इस उम्र तक। अगर यहाँ पे आके अपना परफॉर्म कर दिया तो जो पूरा नैरेटिव है वो आई थिंक पूरा चेंज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना, बीइंग जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड, इट वुड बी अ ह्यूज थिंग भाई, एंड सो दिस वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। मतलब ये तुम नैरेटिव से फर्क देख रहे हो, गिल और अपना पृथ्वी शॉ दोनों सेम बैच से निकल के आए, सेम अंडर-19 वर्ल्ड कप से, एंड ये सीरीज मानी जाती है द टाइम वेयर शुभमन गिल लेफ्ट हिज मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ऑल्सो दिस इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ पृथ्वी शॉ। दोनों सेम एज के हैं,
फेयर पर नैरेटिव्स में कितना फर्क है, एक बंदे का करियर खत्म हो रहा है, एक बंदे का करियर शुरू हो रहा है वहां से। तो जो अर्ली सक्सेस वाला जो सीन है ना, वो पृथ्वी शॉ के काफी अगेंस्ट भी है मुझे लगता है इसी चक्कर में। हाँ कह सकते हैं, बट यहाँ पे अगेन जो मैंने कहा कमबैक करने का इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फिर से होती है जो कि लोगों के नज़र में काफ़ी लेट आती है, उस टाइम पे नहीं आई थी, क्योंकि फिर से एक वार्म अप मैच होता है सीरीज से पहले सिडनी में, एंड यहाँ पे शॉ जो है वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करते हैं, जहाँ पे किसी भी यंगस्टर को फील्डिंग करना अच्छा नहीं लगता, बट हर ये एक अनसेड रूल होता है हमारी कंट्री में, इनफैक्ट क्रिकेट में भी, कि जो सबसे यंग लड़का आएगा उसको चुपचाप शॉर्ट लेग पे बैठना पड़ेगा, खुद ही हो जाना चाहिए उस टाइम पे। सरफराज खान सबको कराया गया था यहाँ पे, एंड उस टाइम पे फिर वो हेलमेट पहनते हैं, शिन पैड पहनते हैं और खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, एंड जो बैट्समैन होता है वो स्वीप करने जाता है बॉल और उनके लग जाती है पृथ्वी शॉ के, आई थिंक शिन पैड भी लगती है, अभी मैं बताऊंगा ना वो, अभी रिवील हो गया। उस टाइम पे फिर रहाणे ने देखा था वो पूरा चोट लगते हुए, एंड पृथ्वी शॉ तुरंत वो ही स्टार्टेड लिंपिंग, और रहाणे कप्तानी करे थे उसमें। हाँ, एंड ऐसा लग रहा था देख के कि पृथ्वी शॉ को अब जाना पड़ेगा, एंड देन वहां पे रहाणे आते हैं उनके पास और उनसे क्या कहते हैं, डोंट टेक वन मोर स्टेप, नो वन विल रिप्लेस यू ऑन द फील्ड, I know nothing is wrong with you. I saw the ball hit your shin pad. Maybe you are waiting for an opportunity to go back inside, but that's not happening. एक बार हिंदी में बता दो, और दूसरी बात ये, कई लोग बोलते हैं हमारे शॉर्ट्स देख के कि ये हवा में पता नहीं ये उसी बस में बैठे हुए थे। भाई ये स्टोरी आर श्रीधर जो कि उस टाइम के फील्डिंग कोच इंडिया के, उन्होंने अपनी बुक पे लिखी है, और जो तुमने भी बोला कोचिंग बियॉन्ड है, और ये जो तुमने भी कोट जो बोला ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उस बुक से है, तो ये मत कहना कि कहाँ से सोर्स है। लोग हमेशा वो कहते हैं कि बुक का नाम क्या है, बुक का नाम बताओ, कोचिंग बियॉन्ड है बुक का नाम, जो जाके ले सकते हो और फिर आप यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ। बट जो बेसिकली मतलब ये है, उन्होंने कहा कि भाई एक कदम और मत रखना, मैंने देख लिया बॉल कि तुम्हारे शिन पैड पे लगी है, तुम्हारे पैर पे नहीं लगी है, शिन पैड पे लगी है, और कोई तुम्हें रिप्लेस करने नहीं आएगा। मे बी तुम सोच रहे थे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम वापस ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, क्योंकि फील्डिंग चल रही है भाई, फील्डिंग नहीं करनी लोगों को, बट मैंने देख लिया है और अब तुम नहीं जाओगे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तुम्हारा। एंड ये दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मेरे लिए थिंग्स आर अनजस्टिफाइबल, अब मैं डिफेंड नहीं कर सकता। क्रेजी बैड, दिस इज क्रेजी बैड। अगर एक 20-21 साल का लड़का आके ऐसी चीजें कर रहा है, वो भी कप्तान के सामने, और कप्तान ने पकड़ लिया आपको, तो फिर दिस कैन एक्चुअली बी करियर डीलिंग। नहीं, ये चीज हुई ना, अब देखो आप कोरिलेट करोगे इस चीज को तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर आज श्रीधर अपनी बुक में लिख रहे हैं जो कि उस टाइम पे टीम का पार्ट थे, तो इससे बड़ा कोई सोर्स तो नहीं हो सकता मेरे साथ। आज श्रीधर ने ये भी लिखा है कि उस टाइम पे 11 खिलाड़ी आए थे इस मैच के लिए, सो बाई चांस अगर शॉ को जाना पड़ता तो आज श्रीधर को फील्डिंग करने जाना पड़ता मैच में, तो कह रहे थे अच्छा ही है भाई अगर मेरे को शॉर्ट लेग पे खड़ा करा दिया जाता उस टाइम पे, तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। बट सीरीज स्टार्ट होती है ऑन अ बैड नोट एज यूजुअल, एंड वहां पे शॉ जो पहले मैच में पहली इनिंग्स में 0 बनाते हैं, सेकेंड इनिंग्स में 4 रन बनाते हैं, करेक्ट। एंड यहाँ पे उनकी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस एक्सपोज हो गई थी ऑन लाइव टेलीविजन, जब मिचेल स्टार्क उनको बॉलिंग डालने के लिए रन अप ले रहे थे, और रिकी पॉन्टिंग ने पहले ही बता दिया था कि कैसे आउट हो करा जा सकता है शॉ को। उन्होंने वही कहा था कि अंदर आती हुई बॉल जब स्विंग होके आएगी तो वो उनके बैट और पैड के बीच में जो गैप होगा उससे निकल के बेसिकली क्या हुआ था, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये पहला टेस्ट मैच था सीरीज का, वही पिंक बॉल वाला था, एंड पहली बैटिंग इंडिया की थी, एक बॉल पूरी सीरीज की पहली बॉल डल चुकी थी, मिचेल स्टार्क ने डाली थी, डॉट बॉल थी, पृथ्वी शॉ स्ट्राइक पे थे, और पूरी सीरीज की दूसरी बॉल डलने वाली थी तब, एंड मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ ओपनिंग कर रहे थे, एंड तब रिकी पॉन्टिंग वो बोलते हैं कि देयर इज पता नहीं अ ग्लिच इन हिज आर्म या ऐसे करके समथिंग ऑन दैट नोट, ऐसे कुछ बोलते हैं कमेंट्री में, एंड वो बोलते हैं कि बेसिकली एक फॉल्ट टेक्निक में क्या है कि जब वो ड्राइव करने जाते हैं तो बैट और पैड के बीच में यूजुअली गैप बहुत होता है, तो मिचेल स्टार्क क्योंकि एक लेफ्ट आर्मर है तो उनकी बॉल एंगल से पड़ के अंदर आती है एक राइट आर्मर के लिए, तो कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क चाहेंगे वो चीज़ एक्सप्लॉइट करना, एंड एग्जैक्टली वही होता है। एंड आई थिंक वो जो डिलीवरी है जब पृथ्वी शॉ बोल्ड होते हैं वो इतनी पॉपुलर बन चुकी है क्योंकि लोग उसको रिलेट करते हैं एज द एंड ऑफ पृथ्वी शॉज करियर। आई ऑन द कॉन्ट्री आफ्टर रिसर्चिंग मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द रीजन फॉर द एंड ऑफ पृथ्वी शॉ, जो कि लोग कहते हैं टीम इंडिया से जो हटाया गया। कहते हैं लोग कि उस बॉल ने करियर खत्म कर दिया पृथ्वी शॉ का। आई थिंक इश्यू शुरू हुए थे उस प्रैक्टिस मैच में जब पृथ्वी शॉ ने फील्डिंग ना करने का नाटक करा था। एंड आई थिंक ये अगर कोई भी एक लॉजिकली आदमी सोचेगा ना तो 20-21 साल में किसी का एक वीकनेस की वजह से करियर खत्म नहीं होता भाई। अभी तो बंदा करियर स्टार्ट कर रहा है ना, धीरे धीरे करके बेटर हो जाएगी वीकनेस। विराट कोहली के 2014 में इंग्लैंड टूर में नहीं वीकनेस एक्सपोज हो गई थी। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे में इतनी होप्स जुड़ी हुई हैं, जिसको पूरी कंट्री ने इतना क्लोजली मॉनिटर करा है, उस बंदे की ये सिर्फ तीसरी सीरीज है। हाँ ठीक है, पहली सीरीज को मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं, दूसरी सीरीज में पूरी टीम नहीं परफॉर्म नहीं करा, उसमें भी उन्होंने एक 50 मारी है। That was away.
न्यूजीलैंड में, तो कुछ बहुत बुरा रहा नहीं है अभी तक। तो आप सिर्फ 2 बॉलों के बेसिस पे एक लड़के को पूरी सीरीज से बाहर निकाल दोगे। आपको सीरियसली लगता है कि इसलिए बाहर निकाला गया? तो वो तो डेफिनेटली गलत ही है। एंड आई थिंक ये चीज़ प्रूव भी इसलिए होती है क्योंकि पहले टेस्ट मैच पे जब इंडिया हार जाती है बहुत गंदी तरीके से, 36 ऑल आउट होती है, 4 रन मारते हैं उसमें काफी। हाँ, पर पॉइंट वही है, उस पूरी इनिंग में हाईएस्ट स्कोर 9 रन था। 9 में से हाँ भाई तो 4 रन मारे। मतलब मैं वही कहूँगी, फेल सिर्फ पृथ्वी शॉ नहीं हुए, पूरी टीम फेल हुई है। बट पृथ्वी शॉ को फिर क्यों निकाल दिया गया? तो वही मैं करूँगी, जिनको लगता है कि उस मैच की वजह से निकाला गया, नहीं, वो सच नहीं है। एंड विराट कोहली उस मैच के बाद चले जाते हैं, उनका फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा था, उन्हें वहां पे प्रेजेंट होना था। सो रहाणे को कैप्टन बनाया जाता है। रहाणे अभी प्रैक्टिस मैच में भी कैप्टन थे एंड ही क्लियरली सॉ व्हाट पृथ्वी शॉ डिड। एंड इसके बाद जो आने वाली सीरीज पूरी बची थी उसमें पृथ्वी शॉ को टीम से ड्रॉप करा जाता है एंड शुभमन गिल को टीम में लाया जाता है। और ये कहीं भी आपको दिखेगा नहीं किसने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स इट इज वेरी एविडेंट कि जैसी रहाणे कैप्टन बने, उनको शायद पृथ्वी शॉ पसंद नहीं आया था, उनका कमिटमेंट पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने कहा मैं शुभमन गिल को बैक करूंगा भाई। एंड टू बैड फॉर पृथ्वी शॉ की शुभमन गिल ने आके काफी हद तक अपनी प्लेस जो थी सीमेंट कर ली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक जो हिस्टोरिक कैंपेन ही रहा था पूरा, वो पूरी सीरीज थी, उसमें शुभमन गिल काफी अंडररेटेड एक कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो था। स्पेसिफिकली वो गैबा वाली इनिंग्स में तो उसने 91 समथिंग रन्स मारे थे। तो एक काफी अच्छी तरीके से शुभमन गिल अपना स्पॉट पिक कर लेते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं कस के। एंड पृथ्वी शॉ के लिए चीज काफी गंदी थी। जब सीरीज खत्म होती है उसके बाद इट वाज हार्डवर्क सीजन फॉर पृथ्वी शॉ भाई। अगर उन्हें टीम के अंदर वापस आना था तो क्लियरली ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। एक और बात बताऊं, कई लोग भूल जाएंगे, आप जो गैबा वाली जो मैच है उसकी जो हाइलाइट्स है ना, उसको जाके क्लिक करना उस वीडियो पे। उसकी वीडियो पे थंबनेल पे भी पृथ्वी शॉ है जो कि ऋषभ पंत का सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, तो एमपीएल की वो जर्सी है। मतलब पृथ्वी शॉ वाज देयर थ्रू आउट, बट वो बेंच पे थे। क्यों है, अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आप समझ जाओगे, क्लियरली समझ जाओगे, राइट। बट एज ए सेड हार्डवर्क सीजन आना था उनका, अगला जो पूरा साल था काफी मेहनत का साल होना चाहिए था उनका। एंड बाय द वे ये जो हमने टेस्ट सीरीज की भी बात करी, ये उनकी लास्ट टेस्ट सीरीज थी। इसके उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने का कभी नहीं खेलने को मिलती। ये लास्ट उनकी अपीयरेंस थी फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस। वो एक मैच था वो, हाँ, 36 ऑल आउट वाला। उसके बाद उन्हें कभी मौका मिला ही नहीं अभी तक। बट ठीक है, 2021 पे आते हैं, जहाँ पे उनका जो डोमेस्टिक सीजन था, जहाँ पे हमने कहा मेहनत करनी है आपको, उनका सीजन काफी अच्छा जाता है। फॉर्चुनेटली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। एंड उसके बाद जो आईपीएल आता है 2021 में, वो उनका बेस्ट सीजन रहता है। 479 रन मारते हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 160। बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है उनका आईपीएल के अंदर दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एंड क्लियरली भाई थिंग्स हैड टू टेक ऑफ फ्रॉम हियर भाई। इतना अच्छा उनका मेहनत करी उन्होंने आके, प्लस आईपीएल में अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो एक वो प्रूवन स्टेज पे आपने वापस अपनी डोमिनेंस दिखा दी। आप ये सोचो, 18 लेट 2018 में डेब्यू करा, 18, 19, 20 3 साल यूं निकल भी गए भाई, पता ही नहीं चला। और सिर्फ 3 सीरीज खेली अभी तक। 3 सीरीज भी क्या, मतलब 2 सीरीज और 1 टेस्ट मैच। ये तो कहीं ना एक वो भी था यार, बहुत गलत टाइमिंग में फंस गए वो। बहुत मुझे तो डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ लगता है। 2 साल तो मतलब एक तो पूरे बैन में निकल गए, फिर एक पूरा पैंडेमिक में निकल गया, तो क्लियरली 2 साल तो आपके ऐसे ही चले गए। वर्स्ट टाइम टू डेब्यू निकला है अल्टीमेटली वो। हाँ, तो या तो अगर वो 19 का पूरा साल खेल के अपनी जगह सीमेंट कर लेते हैं ना, तो शायद करियर बहुत अलग ट्रैजेक्टरी पे जा रहा होता। तो मतलब आप ये समझो कि 3 साल हो चुके हैं करियर को, एंड यू वर द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। सचिन तेंदुलकर को आपको सरपास करना था, एंड अब एकदम से कंपैरिजन हो रहे हैं कि क्या वो विनोद कामली के साथ तो नहीं जा रहे। एंड 2021 में भी आप वंस अगेन ये सोचो कि ही इज जस्ट 21-22। बाय दिस टाइम पीपल यूजुअली स्टार्ट मेकिंग देयर डेब्यू फॉर टीम इंडिया। तो अगर वो यहाँ से ही परफॉर्म करना शुरू करते हैं, बाय नो मीन्स वो लेट चल रहे हैं कहीं से भी। मतलब शुभमन गिल ने भी अभी तक अपनी जगह सीमेंट नहीं करी थी। तो अभी जो स्टार्स निकल के आ रहे हैं, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, सब लोगों ने 22-23 साल की उम्र में ही डेब्यू करा है। तो अगर वो यहाँ से भी अपना करियर वापस ट्रैक पे ले आते, तो आई थिंक, क्योंकि सचिन से कंपेयर करना तो अनरियलिस्टिक है। 16 साल की उम्र में डेब्यू पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। आप पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। आई थिंक ही वुड हैव स्टिल बीन द टॉप कंटेंडर अमंगस्ट दैट 2018 मैच। प्लस आप 2021 का भी जो हमने आईपीएल की बात करी, कितना अच्छा सीजन गया उनका, यहाँ पे भी उनकी प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या निकल के, इट वाज डिसिप्लिनरी इश्यूज। अभी तक उनकी स्पेसिफिकली बैटिंग को लेके जो भी ये सोच रहा है ना, वो टेस्ट सीरीज का जो हमने एग्जांपल दिया कि वो 2 बॉल के चक्कर में उनको टीम से निकाल दिया गया, नहीं, बाय ही वाज टू गुड ऑफ अ टैलेंट
कि उनको इतनी आसानी से निकाल 2 दिया बॉल पे जाए। निकाल दोगे आप। आईपीएल इतना अच्छा जाता है, बट उस आईपीएल के बीच में रिकी पॉन्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उनसे पूछा जाता है शॉ के फॉर्म के बारे में। एंड रिकी पॉन्टिंग ही वो कमेंटेटर है जिन्होंने उसको बोला था कि मिचेल स्टार्क ऐसी बॉल डालेगा, और वो डीसी में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आप समझो कि रिकी पॉन्टिंग की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ के पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी था अपने बैटिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने का। एंड उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग ने खुल के आके चीज बोल दी कि मैंने पृथ्वी शॉ से कहा है कि मेरे साथ थोड़ा क्लोजली वर्क करे इन द नेट सेशंस, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करे मेरे साथ, और पृथ्वी शॉ ने उस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया। यही बोला उन्होंने, ऐसा कि नहीं बोला भाई ये तो बहुत ही गंदा एटीट्यूड दिखा दिया इसने, सिर्फ इतनी सिंपल चीज बोली, बट द मैसेज वाज वेरी क्लियर कि वो डिसिप्लिनरी इश्यूज है पृथ्वी शॉ के साथ। नो मैटर हाउ वेल ही परफॉर्म्स, अगर वो टीम का डिसिप्लिन बिगाड़ेगा तो अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू सेट आउट। करेक्ट। ये बहुत बेसिक चीजें होती है जो कि एक टीम स्पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टेनिस बैडमिंटन जैसा खेल होते फिर यू कैन डू एनीथिंग भाई, अल्टीमेटली आपका जो भी आपकी गलतियां होंगी वो सिर्फ आपको अफेक्ट करेंगी। व्हेन यू आर इन अ टीम स्पोर्ट, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो पूरी टीम साथ के 10 खिलाड़ी और पे अफेक्ट करा जाएगा, कोच पे अफेक्ट होगी वो चीज़। तो मेन प्रॉब्लम वही थी इस टाइम पे भी कि आप रन कितने ही मार लो, पर जब तक आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। राइट। एंड देन 2021 में आईपीएल के बाद इंडिया श्रीलंका टूर करती है जुलाई एंड में आते आते, एंड वहां पे शॉ की फॉर्चुनेटली ओडीआई सीरीज अच्छी जाती है, एंड उसी के चक्कर में उनको T20 के लिए भी सेलेक्ट कर लिया जाता है, एंड T20 में वो अपना डेब्यू करते हैं। माइंड यू दिस वाज द लास्ट सीरीज फॉर पृथ्वी शॉ फॉर इन 2021 में, या एंड उसके बाद T20 के पहले मैच में अपने डेब्यू पे वो डक पे आउट हो जाते हैं। सो टेस्ट में उनका डेब्यू बहुत अच्छा गया, बट ओडीआई का जो डेब्यू था वो कुछ खास नहीं था, एंड देन T20 का डेब्यू कुछ खास नहीं था, एंड देन इसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो वायरस उन्हें अफेक्ट कर लेता है, एंड उसके चलते वो बाहर हो जाते हैं टीम से, एंड उसके बाद कभी वापस टीम में आ ही नहीं पाते। सिर्फ एक T20 अपने पूरे करियर में अभी तक खेले हैं वो, या एंड T20 क्रिकेट का ही आईपीएल में पूरा फोटे था उनका। हाँ, तो आज भी कई सारे शाउट्स इसलिए लगते हैं कि T20 में एटलीस्ट वापस लेके आओ, बट वही है तो कि बहुत डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट है, बात करेंगे इसकी भी आगे। बट 2021 आते आते उस बंदे ने अपने करियर के एज ऑफ नाउ आखिरी मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं। 3 साल हो चुके हैं इस बात को। डेब्यू के 3 साल बाद तक अपने करियर के मैचेस खेल लिए, बहुत ही गिनती की, आई थिंक 5-6 टेस्ट मैचेस हैं सिर्फ, एक T20 और ऐसे ही 5-6 उड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप 3 सालों में सिर्फ इतने कम मैचेस खेल रहे हो तो पॉइंट वही है ना कि डेफिनेटली फिर और चीज़ें का फैक्टर आता है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो पर्सनल डिसिप्लिनरी इश्यूज हो। तो जब इतना ज़्यादा स्पेसिंग हो जाती है हर सीरीज़ के बीच में, तो आपको याद रखना फॉर सेलेक्टर्स और आपकी परफॉर्मेंसेस को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वही है कि प्रेशर आता है कि आप जब भी खेलो फिर आपको परफॉर्म करके देना। प्लस अगेन लोग का डेस्टिनी भाई, यहाँ पे उनका T20 में डेब्यू हुआ, एक मैच या उन्हें वायरस हो गया, अब उन्हें वापस भागना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे वो थोड़ा सा लगता है कि शायद थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अगेन एक ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम उन्हें हिट करती जिसका सोल्यूशन है भी नहीं कुछ खास एज सच। तो एक वो डेस्टिनी का हाथ डेफिनेटली रहा है बहुत बड़ा उनके सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल में। बट यहाँ से ना अब वो मोमेंट आता है, अभी तक हमने देखा चीज़ें ऑफ ट्रैक होने लग गई हैं, यहाँ से ऑल हेल ब्रेक्स लूज। अब जो है ना एकदम चिथड़े उड़ने वाले हैं सर्कमस्टांसेस के, इतने बुरे हालात हो जाते हैं एकदम से, जो है ना मतलब अभी तक अगर आपको लग रहा था कि बुरा हाल चल रहा है, तो अभी जो आने वाला है वो और बुरा होने वाला है। आई थिंक वही पूरा करियर जो एकदम ही रॉक बॉटम जब हिट करता है वो पूरा साल होता है, ये जो पूरा उनके वायरस जब वो ठीक हो जाते हैं उसके बाद से लेके अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं। क्योंकि अगेन भाई वायरस हो चुका है, ठीक है, ही इज स्टिल क्वाइट यंग, जो कि पूरा नैरेटिव है इस पूरे पॉडकास्ट का, ही इज स्टिल वेरी यंग, ही कैन स्टिल मेक अ कमबैक। 2022 वाज अगेन सपोज्ड टू बी हिज ईयर, करेक्ट, बट वहां पे सबसे पहले तो आईपीएल से पहले वो योयो टेस्ट भी फेल कर जाते हैं। मार्च में निकल के आती है न्यूज़ ये कि आईपीएल के रेडी हो रहे हैं बट योयो टेस्ट फेल हो गया। हाँ, अब इसमें हम लोग कैसे डिफेंड कर सकते हैं? प्लस वही ना, मतलब ये जो पूरा हमने वायरस वाली बात करी है, काफ़ी प्लेयर्स को वायरस हुआ था, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको वायरस हुआ था, उन्हें खुद भी नहीं पता चला, ये रिपोर्ट नहीं हुई वो चीज़। हमने फुटबॉल में कितनी चीज़ देखी थी कि वायरस खत्म होने के बाद प्लेयर्स उससे बेटर शेप में आ रहे थे सब, क्योंकि उन लोगों ने इतनी डेडिकेटेड होकर ट्रेनिंग करी थी घर में। बट पृथ्वी शॉ ने शायद वो चीज़ नहीं करी, जिसके चलते उनकी फिटनेस और गंदी हो गई थी जब वो 2022 में आए एंड देन योयो टेस्ट फेल करते हैं। इसी के चक्कर में जब फिर वो आईपीएल खेलते हैं, तो आईपीएल, अच्छा नहीं, उस साल आईपीएल नहीं खेले थे ना वो शायद,
आई एम नॉट श्योर। नहीं खेले थे बट उसका सीजन बहुत अच्छा कुछ खास जाता नहीं है। एंड सो 2022 का साल भी इंटरनेशनल मैचेस वो खेल नहीं रहे। आईपीएल इज दैट टूर्नामेंट जहां पे वो अपने आप को प्रूव करके ऊपर वापस आ सकते हैं, बट वो वहां पे फेल करते हैं। एंड देन कम्स 2023 जो इन माय ओपिनियन इट इज द रॉक बॉटम, जस्ट बिकॉज एक इतने छोटे उम्र के लड़के के साथ इतनी सारी चीजें हो जाना, एंड जिस मैग्नीट्यूड पे वो चीज चली गई थी, उनकी जो पब्लिक इमेज थी, जो जब आई थिंक जब क्रिकेट पे आप क्रिटिसाइज करते हो, जब तक प्रोफेशनली क्रिटिसाइज कर रहे हो तब तक शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होने लग जाता है एट सच अ यंग एज, और वो पूरी कंट्री के अंदर, तो फिर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब मैं मान ही नहीं सकता कि इस चीज के मेंटल टोल नहीं लगा होगा। 100% लगा होगा। एंड ये अब जो इंसिडेंट की हम बात करेंगे, ये वंस अगेन डेस्टिनी, डेस्टिनी काफी हद तक इसमें डेस्टिनी वाली बात है। एंड यहाँ पे भी मतलब 2023 की स्टार्टिंग में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 379 रन मारे थे। हाँ, एक इनिंग में असम के अगेंस्ट था मेरे ख्याल से। हाँ, और उसके बाद वापस अगेन भाई पूरी कंट्री के आई बॉल्स होंगे आपको कि आपने 350 रन बना दिए, अब तो आप अच्छा करोगे ही करोगे। बट जो 2023 का आईपीएल होता है, ही फेल्स मिजरेबली इन दैट, मिजरेबली। एंड वहां पे वो 106 रन बनाते हैं इन 8 मैचेस, 13 की एवरेज। आईपीएल के अंदर 13 की एवरेज, दिस इज क्रेजी बैड भाई। करेक्ट, बहुत ही ज्यादा गंदा है। पर्सनली उनका वर्स्ट आईपीएल जाता है ये। एंड देन आईपीएल खत्म होने के एक महीने बाद एक अगेन बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, परहैप्स द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी इन रीसेंट टाइम्स। हाँ राइट, जब सपना गिल जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, है अभी शायद, उन्होंने पृथ्वी शॉ पे एलिगेशंस लगाए कि पृथ्वी शॉ ने उन्हें असॉल्ट करा विद अ बैट। विद अ बैट जहां पे आ रहा है, असॉल्ट तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा एलिगेशन होता है, बट विद अ बैट मींस इट वाज अ वेरी वायलेंट वन। तो बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा आई वुड से शॉकिंग एलिगेशंस थी ये। प्लस अभी लॉज हैं कंट्री में, ऐसे कोई लड़की अगर ऐसे बोलेगी आपके अगेंस्ट तो आप फंसोगे, सीधा फंसोगे, पहले जेल, बाद में इंक्वायरी होगी। एंड अगर आप एक पब्लिक फिगर हो जिसका ऑलरेडी एक सपोज्ड डाउनफॉल चल रहा है, एंड आपकी इमेज अभी वैसी बन रखी है कि शायद डिसिप्लिनरी इश्यूज है, हरकतें सही नहीं है, तो कितना आसान है मीडिया को और पब्लिक के लिए बिलीव करना कि हाँ पक्का इसी ने करा होगा। कितनी अनफेयर चीज़ है। एंड ये चीज़ ना मैं आपको कहानी बताता हूँ एग्जैक्टली कि हुआ क्या था। उसके बाद ये रियलाइज किया यार ये क्या हो रहा है बेचारे के साथ। समटाइम्स उसकी गलती नहीं है तो भी वो बेचारा फंस जा रहा है। इट इज़ जस्ट रिटन प्रॉब्ली। क्योंकि पृथ्वी शॉ जो है वो एक पब में जाते हैं अंधेरी में अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे लड़कियाँ भी थे, लड़कियाँ भी थीं, एक मिक्स्ड ग्रुप था। पब में जाते हैं पार्टी वार्टी करने के लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड देन पृथ्वी शॉ कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद सपना गिल जो कि भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड उनका एक दोस्त शोभित ठाकुर, वो दोनों उनके पास आते हैं एंड दे वर कम्प्लीटली ड्रंक। वो आके कहते हैं हमें एक सेल्फी लेनी है, और पृथ्वी शॉ कहते हैं ठीक है आप ले लीजिए सेल्फी। सेल्फी ले ली, थोड़े टाइम बाद वापस आते हैं, कहते हैं यार वो ब्लर हो गई वो पहली वाली, आप वापस लेने दोगे? वापस लेने देते हैं। थोड़े टाइम बाद वो वापस आते हैं एंड इस बार शोभित ठाकुर आता है एंड सडनली वो पृथ्वी शॉ के गले पे ऐसे हाथ रखता है और फिर अपने आप को ऐसे सेल्फी कैम से रिकॉर्ड करने लग जाता है साथ में। एंड नेचुरली जो बंदा आउट ऑफ सेंसेस है, अगर वो आपके साथ ऐसी चीजें कर रहा है, कोई जानते नहीं आपस में, फिजिकली आपने कर दी वो चीज, तो पृथ्वी शॉ को गुस्सा आना ही आना था। एंड जायज है ये चीज, आना चाहिए भी था गुस्सा। वो हाथ हटाते हैं और थोड़ी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है दोनों ग्रुप्स के बीच में, जहाँ पे पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त थोड़े आर्ग्यू करते हैं अपना सपना गिल और उनके दोस्तों से। एंड इसी के चलते जो पब का जो मैनेजर था वो वहाँ पे आता है और सपना गिल और उसकी पार्टी को कहता है कि भाई आप लोग अब जाइए यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त भी थोड़े टाइम वहाँ बैठते हैं, फिर उन्हें भी लगता है चलो अब चलते हैं यहाँ से। एंड सो वो जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर जा रहे होते हैं। एंड जा रहे होते हैं एयरपोर्ट रोड से। एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट के बगल में जो रोड है उसको एयरपोर्ट रोड कहते हैं। वहाँ पे पुलिस ने ना काफ़ी बैरिकेड्स लगा रखे हैं ताकि आप स्पीड ना करो। एंड वहाँ पे सडनली एयरपोर्ट रोड से जाते हुए पृथ्वी शॉ देखते हैं कि उनको अपने जो मिरर होता है वो दिख रहा है, पीछे एक गाड़ी चल रही है और उसमें सपना गिल है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि यार ठीक है कुछ बात होगी, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो बैरिकेड के सामने गाड़ी रोकते हैं अपनी, गाड़ी में ही बैठे होते हैं, तो लगा आके बात करेंगे। एंड देन वहाँ से सपना गिल निकलती है अपनी गाड़ी से और पृथ्वी शॉ को एक बैट गाड़ी में मारने की बहुत तेज आवाज़ आती है। वो बाहर निकल के देखते तो सपना गिल ने बेसबॉल बैट से पृथ्वी शॉ की जो डोर होता है जहाँ से आप पेट्रोल डालते हो उस पर मार रखा था। अब नेचुरली पृथ्वी शॉ ने ये चीज़ बड़ी ऑनेस्टली आके कही भी है कि मैं हेल्पलेस फील कर रहा था।
अगर मैंने कुछ भी लड़की पे हाथ उठा दिया तो मैं फंस जाऊंगा बहुत गंदी तरीके से। मेरी इमेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा गंदी है, बाई चांस भी एक कंट्रोवर्सी लीक होती है तो माय करियर इज फिनिश्ड, जैसे लॉस भी है कंट्री के अंदर। एंड सो उनका एक इंस्टेंट ये होता है कि यार मैंने गाड़ी बहुत मेहनत से खरीदी है, मेरे पैसे हैं, कोई ऐसी आके मैं मांडे तो नहीं दूंगा। तो उनका इंस्टेंट ये होता है कि यार मैं इससे बैट छीन लेता हूँ, बाकी फिर बात हो जाएगी आपस में, जो करना है कर लेंगे, पर किसी को, उनके दोस्तों को ही ना मार दे कहीं, या उनको ही ना मार दे। सेल्फ डिफेंस में वो बैट छीनते हैं। एंड शोभित ठाकुर स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग। जो वीडियोस लीक भी हुई हैं, यू कैन क्लियरली सी वहां पे पृथ्वी शॉ थोड़ा बैट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर वो पार्ट लीक हुआ है तो इमेज क्या जाएगी कि पृथ्वी शॉ ने स्टार्ट कर दिया कि बैट छीन के मारने के लिए कुछ सोच रहे होंगे। एंड देन पृथ्वी शॉ ने देखा कि शोभित ठाकुर रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसका इंस्टेंट अगेन ये था कि भाई मैं कैमरा हटवा दूं। एंड देन जो वीडियो अगेन रिकॉर्ड हुई है, जो कि पब्लिक भी हुई है, उसमें पृथ्वी शॉ के कैमरा नीचे कर रहे हैं। अगेन ये कुछ ऐसी चीज है ना जिसमें आदमी फंस सकता है बहुत गंदी तरीके से। मतलब आपको सोचने में कुछ उल्टा लग रहा होगा, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझोगे, हाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, राइट। एंड वो कैमरा फिर नीचे करते हैं, पृथ्वी शॉ के दोस्त वोस्त भी आते हैं, देन सपना गिल वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और जा रहे होते हैं। एंड पृथ्वी शॉ के दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग गाड़ी स्विच कर लेते हैं आपस में। जो दोस्त है वो पृथ्वी शॉ की गाड़ी में बैठ जाएंगे, पृथ्वी शॉ अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ जाएंगे, ताकि सपना गिल को ये चीज़ पता ना लगे और पृथ्वी शॉ आराम से घर निकल जाए। और ऐसा ही होता है, पृथ्वी शॉ घर निकल जाते हैं अपने, एंड उनके दोस्त पृथ्वी शॉ की गाड़ी में जा रहे होते हैं। एंड देन उन्होंने एकदम से वापस नोटिस करा कि मिरर में सपना गिल और उनके दोस्त फिर से फॉलो कर रहे होंगे। एंड पृथ्वी शॉ को कॉल लगाते हैं और पृथ्वी शॉ ने तुरंत ये चीज़ कहते हैं कि भाई ज़्यादा सोचो मत, तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ। वो यही करते हैं, फिर वो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। बीच में 2 बाइकर्स तक आ गए थे गाड़ी के आसपास, बट पुलिस स्टेशन से प्रॉब्ली दे ऑल्सो रियलाइज कि लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एंड सो 1-2 सिग्नल पहले ही वो रुक जाते हैं। बट भाई कैसी गुंडागर्दी वाली चीजें चल रही है, इट इज क्लियरली डेंजरस। बट सपना गिल दे वर ड्रंक भाई, उन्हें शायद उतना होश था नहीं, वो लोग फॉलो कर रहे थे अभी। एंड गाड़ी सीधे जाके वो पुलिस स्टेशन में ही रोकते हैं, जहाँ पे सपना गिल बाहर आती है और वो गाड़ी पे फिर से बैट मारती है। तब पुलिस ये चीज देख लेती है और सपना गिल को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे अभी तक लग रहा है चलो ठीक है, एटलीस्ट बात खत्म तो हुई, एंड सही इंसान को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया। अगले दिन वही ना, पुलिस को दिख भी गया था यार दारू पी के लोग कर रहे हैं ऐसा, बैट मार दिया है, इनको अंदर लो। अगले दिन बेल मिलती है उन्हें, एंड सपना गिल जो है वो एक अलग पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट रोड का जो पुलिस स्टेशन था, वहां पे जाती हैं और फाइल करती है कि पृथ्वी शॉ ने मुझे बैट से असॉल्ट करा है, मुझे बैट से मारा है। ये कंप्लेंट लगती है। एंड देन ये जो पूरी चार्ज था, जो एलिगेशंस थे, ये जाके फेमस होते हैं एंड मीडिया इसको कवर करती है। नेचुरली पृथ्वी शॉ बहुत ही ज़्यादा कटघरे में आ चुके थे कि भाई आपने क्या करा एग्जैक्टली। बट ये जो पूरा केस है ना, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी शॉ का कोर्ट में बहुत लंबा केस चला जैसे यूजुअली चलता है, क्योंकि द एविडेंस वाज क्वाइट क्लियर। सीसीटीवी फुटेज में ये चीज आ चुकी थी कि सपना गिल के हाथ में बेसबॉल बैट है और उन्होंने पृथ्वी शॉ की गाड़ी भी मारा है। तो कोर्ट में केस कुछ खास ऐसा चला नहीं, बट द फैक्ट इज ये जो पब्लिक इमेज थी ये बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी पृथ्वी शॉ की। एंड ये वो मेन चीज है, जब लोगों को हाफ इन्फॉर्मेशन होती है और फिर वो सोशल मीडिया पे आके कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हैं एक 21, 22, 23 साल के लड़के का, तो क्या बीतेगी भाई उस पे। अभी ऑलरेडी वो बंदा इतना डाउन फेज में चल रहा है अपने, वेरी इजिली एनीवन कैन गो इनटू डिप्रेशन आफ्टर दिस, जैसे टाइप के इंसिडेंट हुआ है। एंड इसलिए व्हाट यू सेड आल्सो कि इसका एक मेंटल इफेक्ट, मेंटल टोल रहा ही होगा, 100% रहा होगा भाई। वो आई एम प्रीटी श्योर की प्रॉब्लम थी। आपकी कोई भी गलती नहीं और आपको इतनी बुरी तरीके से एक असॉल्ट के केस में फ्रेम करा जा रहा है, तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी उस टाइम में। एंड सपना गिल का आप इंटरव्यू देखोगे ना, तो उनका थोड़ा वैसा रिएक्शन था, मुझे तो पता भी नहीं है पृथ्वी शॉ कौन है। नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू से दिस पब्लिकली कि व्हाई वाज शी नॉट जेल्ड। हाँ, उनको कुछ सजा मतलब नहीं मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉस की, मैं लॉयर नहीं हूँ, तो शायद किसी को पता होगा तो प्लीज मुझे बता देना कि क्या एग्जैक्टली लॉ है इसके लिए। बट आपने डेफेमेशन करा है बेसिकली इंसान का, आपने गलत केस लगाया है और असॉल्ट आपने करा एक्चुअली में, ये तीनों चीजें आपने करी हैं, तो आप जेल क्यों नहीं गए हो। मैं तो कह रहा हूँ ये जो डेफेमेशन का था, ये तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम चल रही है कि रैंडमली लोग आके एलिगेशंस लगा देते हैं
and then the celebrities have to deal with it. मतलब या तो जेल हो या तो कोई बहुत ही हैवी कॉम्पनसेशन पे करना हो. मुझे कुछ भी न्यूज़ हमने रिसर्च की कुछ ऐसा निकल के आया मतलब मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको डेफेमेशन का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो जस्ट गो विद द असॉल्ट. बैट तो मारा ही है, उस पे सजा दो फिर. एंड द पर्सन दैट वी टॉकिंग अबाउट वो क्लियरली भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट चला रही है. मैंने चेक करा जाकर. अभी भी चला रही है तो चल रहा है पूरा वो. एंड व्हाई इज दिस जस्टिफाइड? ये कोई लड़के ने करा होता, अगर पृथ्वी शॉ ने करा होता, भाई खत्म था. सीन खत्म था. लाइफ ही खत्म थी भाई. लाइफ खत्म थी. बट ये मुझे डबल स्टैंडर्ड्स हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. मुझे नहीं पता इसमें कौन सी कंसर्न अथॉरिटीज को हमें अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए. क्या पता पृथ्वी शॉ ने खुद कह दिया कि केस नहीं करना, मुझे दबा दो इस चीज. दिस इज वेरी पॉसिबल क्योंकि you would not want that unnecessary attention in the media. Although I still feel, अब मैं उस कभी सिचुएशन में रहा नहीं हूँ तो perhaps I'm not the best judge, but I fail to understand कि क्यों नहीं जेल कराई गई है. सपना गिल को ना, हाँ obviously बहुत frankly बोल रहा हूँ. Definitely. But 2023 का ईयर भी मतलब इस कंट्रोवर्सी के बाद it was more or less done for him. आगे भी जाके ऐसे कुछ खास मौके मिलते नहीं है. मतलब you have hit rock bottom officially. इसके बाद हाँ आपकी गलतियाँ रही हैं clearly अभी तक, but थोड़ा सा जो किस्मत का साथ चाहिए होता है वो भी नहीं मिल रहा. उल्टा किस्मत और चांटे मार रही है. एग्जैक्टली. सो 23 का पूरा साल जाता है, देन आता है 24 का. एंड 24 आते आते आई डोंट थिंक कोई हाइप थी भी पृथ्वी शॉ इसी साल. हाँ, देयर वाज नथिंग, नो वन वाज इवन टॉकिंग अबाउट हिम. स्टार्टिंग से यही भी थे कि उन्हें चांस मिलना भी चाहिए, ओपनिंग करवानी भी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए. बट मुझे याद है इनिशियली थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था. वो चेन्नई विन्नी के अगेंस्ट 2-3 अच्छी इनिंग खेली थी. मेन इशू कब आता है जब ऐसा वन से अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स से कि पॉन्टिंग ने अपेरेंटली कहा था कि मैंने आई हैव गिवन अप ऑन पृथ्वी शॉ क्योंकि जो इनकंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इश्यूज हैं, मुझे कोई फायदा लग नहीं रहा वो टाइम इन्वेस्ट करने का. वन सेकेंड, नॉट श्योर हाउ वैलिड दिस इज, बट बहुत लाइकलीहुड है कि ऐसा हुआ भी होगा क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए जितना एफर्ट डालना होता है और जो डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं वो हमें अब एक हिस्ट्री दिख गई है अभी तक क्लियरली. एंड हमने पृथ्वी शॉ को थ्रू दिस पॉडकास्ट काफ़ी एम्पैथाइज करा, काफ़ी डिफेंड भी करा है. बट लेट्स बी न्यूट्रल एंड एक्चुअली जहाँ पे गलती हो रही है वो क्लियरली कॉल आउट करते भी हैं. बिकॉज वो डिसिप्लिनरी इशूज वाला, भाई अगर सारे क्रिकेटर्स इंडिया के और बाहर की भी अगर सेम ही चीज़ बोल रहे हैं तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है. अगर पार्थ जिंदल जो कि ओनर है वो भी, अभी आगे हम बात करेंगे, वो भी सेम लाइंस पे कुछ बोलते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई तो गलत नहीं बोल रहा है. सब लोगों ने कुछ तो चीज़ नोटिस करी होगी आपके कमिटमेंट के ऊपर. तो वो तो इशू डेफिनेटली था. आई थिंक ये बहुत सिंपल चीज़ है ना कहने का मतलब. डेस्टिनी ने ऑब्वियसली शायद आपका साथ नहीं दिया, बट एंड में आपके हाथ में जितना आप कर सकते हो वो भी आपने वो भी नहीं करा. अल्टीमेटली देना देने वाला ऊपर वाला ही है. जो विराट कोहली ने कहा था, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, जब देना है उन्हें ही देना है. एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में. बट एटलीस्ट जो कंट्रोलेबल्स थे आपके पास वो आपने कंट्रोल नहीं करे. एंड थिंग्स गेट इवन वर्स. जब अभी 2024 में जब मुंबई का रणजी टीम थी जो, उन्होंने भी पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया ड्यू टू फिटनेस एंड डिसिप्लिनरी इश्यूज. तो वन सेकंड, डिसिप्लिनरी इश्यूज फिर से आ गए एंड वेट इश्यूज जो हम कह रहे हैं वो तो क्लियरली थे. शॉ ने उसके बाद एक पोस्ट डाली थी अपनी सेंचुरी मारते हुए और उसमें लिखा था थैंक्स आई नीडेड अ ब्रेक. इट्स नॉट इन गुड टेस्ट. एंड यस, अभी एक वो बहुत वीडियो ही पॉपुलर हो रही है पृथ्वी शॉ की, वो हाउस टूर वाली कोई, मैं भी जिससे वो कई सारे क्लिप्स भी आ रहे हैं. एंड मतलब यू फील फॉर द गाय बट सम थिंग्स आर नॉट जस्टिफाइबल. एंड अभी तक डीसी भी मतलब शायद पॉन्टिंग ने गिव अप कर दिया हो, बट डीसी थोड़ा विश्वास दिखा रही थी क्योंकि एटलीस्ट वो थे रिटेंशंस में. इस बार उन्हें रिटेन भी नहीं करा गया. एंड आईपीएल ऑक्शन में विद अ बेस प्राइस ऑफ जस्ट 75 lakhs ही वेंट अनसोल्ड. और इसके पीछे क्या पता है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं, ज़रा वो डिस्कस करते हैं. प्रवीण आमरे जो कि डीसी के स्काउट हैं, उन्होंने ये बताया था बेसिकली उनका बहुत बड़ा हाथ था पृथ्वी शॉ को डीसी में लाने का. उन्होंने बहुत क्लोजली काम करा है पृथ्वी शॉ के साथ थ्रू आउट द ईयर्स. उन्होंने इस साल एक स्टेटमेंट दी है कि पृथ्वी शॉ को मैंने 1-2 साल पहले बताया था कि आप विनोद कांबली के रूट पे जा रहे हो तो ट्रैक पे आ जाओ. बट जब आप 23-24 साल की उम्र में 30-40 करोड़ कमा लेते हो तो पैसा हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बेसिकली इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स तो ही इज हिंटिंग एट कि इतना पैसा इतनी जल्दी मिल गया तो वो भूख शायद नहीं रही. एंड आपके आसपास के जो लोग भी हैं आपको मोटिवेटेड नहीं रख रहे. पर आपका लाइफस्टाइल जो है वो कुछ ज़्यादा ही लग्जूरियस हो चुका है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद हैविंग अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल. फर्स्टली ये पता नहीं क्यों इंडिया में विलेनाइज करा जाता है, बट वही है कि आर यू पुटिंग इन द एफर्ट टू सस्टेन दैट लग्जूरियस लाइफस्टाइल, वो एक क्वेश्चन आ जाता है. तो प्रवीण आमरे से बेटर तो कौन ही जानता होगा. अगर वो ये चीज़ कह रहे हो तो डेफिनेटली कुछ सच्चाई तो है इसमें. मतलब तो वही वन सेकेंड, सिर्फ किस्मत का तो हाथ नहीं है, आपके हाथ में भी कई चीज़ें थी जो आपने सही से नहीं करी है. तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था.
ये भी कहते हैं कि मोहम्मद कैफ ने कहा था, वो डीसी के असिस्टेंट कोच थे जब, कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम लोग डिस्कस करते थे एक मैच से पहले, पिछली रात को मैच से, कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, तो लोग कहते थे कि हाँ यार पृथ्वी शॉ अभी फॉर्म में नहीं है, हटा दो, नहीं रखेंगे हम लोग। बट अगले दिन जब मैच आ रहा है, टॉस से पहले सबका दिमाग चेंज हो रहा है कि सब लोग इतना टेम्प्ट हो रहे हैं कि यार ये बंदा इतना टैलेंटेड है, इसको मैं कैसे ना खिलाऊं, कि लास्ट मोमेंट में पृथ्वी शॉ को दोबारा टीम में लेके आ जा रहे हैं। बेसिकली मोहम्मद कैफ के कहने का मतलब ये था कि हाँ परफॉर्मेंसेस नहीं थी, डिसिप्लिनरी इशूज थे, उसके बावजूद हम लोग मजबूर थे इसको खिलाने को, क्योंकि कोई किसी प्रेशर में नहीं, क्योंकि हमें लगता था इतना टैलेंटेड बंदा है, चल गया ना मैच अकेला जिता देगा, प्लस वेस्ट नहीं जाना चाहिए भाई ऐसा। हाँ, तो अगर आपको इतना ज्यादा बैक करा जा रहा है, आई थिंक डीसी को क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात कि दे हैव डेफिनेटली बैक्ड पृथ्वी शॉ अ लॉट। इनफैक्ट एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, अभी पार्थ जिंदल ने, जो कि डीसी के को ओनर हैं JSW की तरफ से, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया IPL ऑक्शन के बाद जब अनसोल्ड गए पृथ्वी शॉ। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली कहा, बट सच ही कहा है कि इन माई ओपिनियन पृथ्वी शॉ नीडेड अ जोल्ट, एक वो शॉक देना ज़रूरी था उनको इस उम्र में, क्योंकि वही कहते हैं कि ही स्टिल जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, बहुत यंग है अभी। बट क्योंकि जब आपको बचपन से ऐसा बोला था कि आप प्रोडिजी आप ही हो, आप ही नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर हो, सचिन और गावस्कर आपसे पोस्टर लेके बातें कर रहे हैं, बचपन से हर कोई आपको ये बोल रहा है कि आप ही बेस्ट प्लेयर हो, तो वो कई बार आपको वो झटका नहीं मिलता, एंड वो इस टाइम पे मिल रहा है। अच्छा है अभी भी बहुत यंग है वो, यहाँ से आराम से 10-12 साल क्रिकेट और खेल सकते हैं। अभी तो पीक आया भी नहीं है, यूजुअली 29-30 इज द टाइम व्हेन अ बैटर हिट्स हिज पीक। तो जो टैलेंट है, डेफिनेटली होप कि उनको ऑक्शन में वापस कभी लाया जाए, IPL में खेलें, बट उनको झटका देना जरूरी था, ये कहा पार्थ जिंदल ने। तो क्लियरली जो स्काउट जो उनको लेके आए, जो कोचेस जिन्होंने उनके साथ काम करा, और उस टीम के ओनर, वो सबका एग्जैक्टली सेम ही चीज़ कहना है कि पोटेंशियल बहुत है, हम सब दिल से चाहते हैं वो अच्छा करे, हमने बहुत सपोर्ट भी करा, लेकिन अगर प्लेयर ही मेहनत करने को तैयार नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। उनके जो कोच थे अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने भी एक छोटे से पार्ट में ये चीज़ बोली थी, एंड अगेन यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि कोई खुल के कैसा नहीं बोलेगा कि ये प्लेयर अच्छा नहीं करता। उन्होंने ऐसा करके बोला था कि पृथ्वी शॉ बहुत अच्छे से मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले जब वो सिलेक्ट हो चुके थे, उनने पार्टी भी मेरे साथ करी थी, और अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद ऐसे हाव भाव बदले कि अभी तक मेरी बात नहीं हुई। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप था, 6 साल हो गए, 6 साल हो चुके, अब तक उनकी आपस में बात ही नहीं हुई, शक्ल भी नहीं देखी कह रहे थे। हाँ, कितनी बड़ी बात है एक्चुअली। अगर ये सच है तो, अगर ये सच है तो होगी मोस्ट लाइकली, आई एम श्योर। कोच ऐसे कह रहा है, आई थिंक क्लियरली ना उनकी बातों से भी, और उन्होंने ऐसे ही करके आता उनसे जायसवाल के भी कोच है ना वो, हाँ, उनसे ऐसा पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कहाँ वो गलत चले गए, और जायसवाल कैसे अच्छा कर रहा है, क्या डिफरेंस है इनके करियर के बीच में। उन्होंने बहुत सिंपली ये चीज़ बोली थी, एंड रीड बिटवीन द लाइन्स, उन्होंने ऐसा कहा कि जायसवाल जो है इस टाइम पे एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि मेहनत करता ही रहेगा, वो प्रैक्टिस इतनी करेगा कि अल्टीमेटली वो टेक कर सकते हैं। और ये हर कोई बोलता है जायसवाल के बारे में कि ऑब्सेशन है कि मैं एक्स्ट्रा आवर्स दूंगा ही दूंगा, मुझे इम्प्रूव करना है। और उन्होंने साफ साफ आके बोला कि मैं पृथ्वी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा, मेरा अपना ही लड़का है, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा कि वो और मेहनत करे, और फिर अगर करेगा तो टैलेंट इतना है उनमें कि वो आगे जाके अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। बेसिकली जायसवाल का वर्क एथिक कंपेयर करके बोल रहे हैं कि जायसवाल ज्यादा मेहनत करता है, अगर आप समझ जाओ क्यों क्या बोलना। प्लस संजय पॉटने इज द पॉलिटिशियन जिनकी हमने बात करी, उन्होंने ऐसा करके बोला कि पृथ्वी के अराउंड जो लोग हैं वो सही नहीं है, जो सर्कल है वो फायदा उठा रहा है पृथ्वी शॉ, एंड दिस कुड बी ट्रू, क्योंकि ऐसा काफी कहानियों में देखने को मिलता है जहाँ पे आसपास के लोग ठीक नहीं होते और वो आपका थोड़ा फायदा उठा रहे होते हैं, उसके चक्कर में शायद आपका करियर थोड़ा डिरेल हो रहा है। बट वही है, दिस इज आल्सो समथिंग दैट पृथ्वी शॉ हिमसेल्फ हैज टू रियलाइज, कोई आके बता नहीं सकता उन्हें। और अभी तक जो नैरेटिव था कि वो बच्चे हैं और अभी 18, 19, 20 साल की उम्र में सब कुछ हो रहा है, अब वो एक्सक्यूज नहीं है। नाउ यू आर 25, तो आप यू आर अ प्रॉपर मैन, ग्रोन अप मैन। सेकेंडली, आप एक स्पोर्टिंग करियर में हो जहाँ पे करियर 35 तक खत्म हो जाता है। किसी और करियर में अगर आप जाओगे तो 25-26 पे आदमी यूजुअली शुरू कर रहा होता है जॉब वगैरह, पढ़ाई करके, बट यहाँ पे पढ़ाई का सीन है नहीं, यहाँ पे आपका स्पोर्ट आपकी फिजिकल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो फिजिकल एबिलिटी अभी इंप्रूव करनी है, फिटनेस इंप्रूव करनी है, एंड सेकेंडली वो चीज़ आप 10-12 साल ही और खींच सकते हो, उससे तो हो भी नहीं पाएगा। तो इन अ करियर दैट गेट्स फिनिश्ड बाय 35-37, 25 इज अ गुड एज जहाँ पे आपको कर लेना चाहिए सब कुछ, एंड अगले 3-4 साल में तो आपको अपने प्राइम पे आ जाना चाहिए। तो अब वो बस धीरे धीरे थोड़ी सी निकल रही है, एंड ये मेरे ख्याल से भी परफेक्ट टाइम है इस वक्त। अगर अभी वो लूप में वापस आ जाएंगे अगले 2-3 साल में,
पीक हिट कर जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा सर्व कर सकते हैं। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये है, हमने एक गेस्ट के साथ भी ये बात करी है, वो उसका पॉडकास्ट हम लोग बाद में रिलीज़ करेंगे, उसमें हमने ये बात करी थी एंड उन्होंने गेस्ट ने ये चीज़ बोली थी, ही सेड द बॉल इज इन पृथ्वी शॉ's कोर्ट। एंड उसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि पृथ्वी शॉ ना अपना अभी भी फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। एंड ये चीज़ सुनने में ऐसा लगेगा कोई भी प्लेयर अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकता है। पृथ्वी शॉ इस टाइम पे ही स्टिल दैट फेमस कि अगर उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन दे दिया, ही सडनली बी बैक इन द लूप। हर खिलाड़ी के साथ अब ये नहीं कह सकते, अभी भी हाइप है भाई। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी आएगा, यंगस्टर जो कि अच्छा परफॉर्म करेगा, स्टिल उसको 2-3 साल लेंगे इंडियन टीम तक आने में। पृथ्वी शॉ ऑलरेडी इतनी हाइप के साथ है कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, ही विल बी स्ट्रेट बैक इनटू द लूप। पर पता है इसमें हम 2-3 तरह एंगल्स डिस्कस करते हैं। जैसे अभी एक वो बहुत फेमस वीडियो रिलीज हुई है उनके, जो नाच रहे थे बर्थडे पे, एंड कोई महाराष्ट्रन सॉन्ग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उस पे लोगों ने फिर वो करा क्रिटिसाइज किया, आप डांस करो, हम आपके कमबैक का प्रे कर रहे हैं। भाई बंदा बर्थडे पे अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ नाच रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सी पता है इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो वीडियो उसने रिलीज भी नहीं करी, पता है, वो उसकी किसी बहन ने वीडियो बना के दी। सी मेरा इस पे टेक ये है कि जब आप एक पब्लिक सेलिब्रिटी होते हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब उसकी सिस्टर ने कर दिया, वो क्या करे यार भाई, अब सिस्टर भी तो उनकी है, पृथ्वी शॉ की तो सिस्टर है। हाँ, मतलब चलो, मतलब मेरा बस बेसिक पॉइंट ये है कि इसमें एक्चुअली में कुछ गलत नहीं ये हर क्रिकेटर करता होगा, चाहे वो उनकी बहन हो चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हर किसी की होगी। द प्रॉब्लम इज कि जब आपका करियर थोड़ा नीचे चल रहा होता है ना, आपको समटाइम्स जब आपको पता है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, जबकि कुछ गलत करा नहीं, आपको पता है गलत तरीके से लिया जाएगा, आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा एक्शन लेना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिवेंशन लेना पड़ता है उस चीज़ के लिए। एंड वो मतलब भाई अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। भाई यकीन हो सकता है कि यार उन्होंने बोला हो बट वो लीक हो गई वो वीडियो, स्टोरी पे शेयर कर दी, लगा हो कि एक दिन बाद निकल जाएगी, बट भाई वो रिकॉर्ड करके लोगों ने पोस्ट करनी स्टार्ट कर दिया, तो वो प्रॉब्लम है। बट मतलब इसमें भी ये चीज़ें सबको पता है, आज की डेट में मीडिया ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, एक्सपोजर है कि जो बंदा 21-22 साल का होगा ना, जो शायद 18-19 का होगा, हमें भी ये चीज़ पता होगी कि ये कुछ चीज़ें शायद नहीं करनी है हमें। सेकेंडली जो ये पूरा नैरेटिव है, क्योंकि मतलब मेरे लिए बहुत ही एक पैराडॉक्स है पृथ्वी शॉ की पूरी स्टोरी में। यूजुअली जो ये एक पूरा नैरेटिव बनता है कि आदमी मेहनत नहीं करता, ये नहीं करता, वो बेसिकली प्रिविलेज्ड लड़कों के लिए कहा जाता है। पृथ्वी शॉ की अगर आप स्टोरी देखोगे, जो ओरिजिन्स हैं, मतलब जायसवाल की हम बातें करते हैं, पृथ्वी शॉ कुछ कम नहीं है भाई। बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से वो बंदा निकल के आ रहा है। मदर एक बहुत ही यंग एज पे नहीं है आपकी, आप जो 70 किलोमीटर दूर जाकर प्रैक्टिस करो 6 साल की उम्र में, क्या आप स्ट्रगल, क्या पृथ्वी शॉ को स्ट्रगल थोड़ी सिखाओगे? उस बंदे ने स्ट्रगल करी है। मेन मुझे लगता है उसके बावजूद जो इतने नैरेटिव बन रहे हैं, वो बात इसीलिए आ रही है क्योंकि पृथ्वी शॉ ने 12-13 साल की उम्र से सक्सेस देखनी शुरू कर दी थी, और सक्सेस के अलावा कुछ देखा ही नहीं है until he turned 18-19। एंड इट इज सो फनी कि एट जस्ट द एज ऑफ 25 आपने ऑलरेडी अप्स एंड डाउन्स अपने करियर में इतने देख चुके हो आप। मतलब अभी भी तुम ये देखो, शुभमन गिल हैज नॉट बिकम द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार ऑफ टीम इंडिया। अभी विराट कोहली है टीम में, अभी वो बनेंगे अगले 2-3 सालों में, जब वो इस जनरेशन को लीड करेंगे। अभी उनका पीक आया नहीं है। अब पृथ्वी शॉ का करियर का नैरेटिव देखो अभी से खत्म हो चुका है। मतलब ये पूरी पॉडकास्ट भी देखेंगे तो सबको लगेगा अच्छा हमने एक पूरा करियर डिस्कस किया। हाँ, कि आदमी 40 साल का हो चुका है और करियर खत्म हो गया। अभी 25 साल का लड़का है वो। तो वो एज फैक्टर तो हर जगह हर मोमेंट पे हमें याद रखना ही पड़ेगा कि इतने ज़्यादा स्ट्रगल करी है। मुझे दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन इन माई हेड कि पृथ्वी शॉ ने, जो कि पाल जिंदल ने काफ़ी अच्छी तरीके से सम अप करी है, कि जब आप 12-13 साल की उम्र से सिर्फ सक्सेस ही देख रहे हो, परहैप्स फिर आपसे थोड़ा सा फेलियर शायद ना हैंडल हो पाए हो, एंड आपको एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा उसके लिए। तो अब 1 सेकेंड, वी डोंट नो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। निकल के जो चीज़ आती है वो सब बुरी चीज़ें ही आती हैं। तो इनफैक्ट मैं नोटिस करा ऑफ लेट की पृथ्वी शॉ ने थोड़ी सी अपनी जिम की भी वो रील डालनी शुरू करनी है। भाई इंपॉर्टेंट है सब चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हायर्स अ वेरी गुड पीआर एजेंसी राइट नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब ये सब दिखावे वाली चीज़ है। अगर आप देखो तो कोई आदमी जिम कर रहा है तो मेहनत कर ले, क्या डालने की जरूरत है, लेकिन है जरूरत डालने की वो नैरेटिव। क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें डल रही है ना, तो आपको फिर सही चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी। अभी आप उस सिचुएशन पे आ गए हो। बट यहाँ से हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं कि क्या कमबैक पॉसिबल है। एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी था, उसमें उन्होंने
827 रन मारे थे, एक रिकॉर्ड सीजन था। 2023 के रणजी ट्रॉफी में वो 379 की इनिंग्स खेली थी असम के अगेंस्ट। 2023 और इस साल 2024 में काउंटी क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं वो इंग्लैंड में, और काफ़ी डिसेंट खेला है। वो एक इनिंग बहुत फेमस हुई ना, 244 रन उन्होंने बनाए थे। ओडीआई था वो, उसमें डबल सेंचुरी मारी है। उसमें उनकी वो थोड़ी फोटो, मतलब उसमें क्रिटिसिज्म भी आया है और थोड़ी वेट गेन वाले को लेके। बट आप मतलब वही ना, उस बॉडी शेप में भी आपने 244 मारे, तो टैलेंट वंस अगेन कितना ज़्यादा तगड़ा है। 2023-2024 का जो रणजी सीजन था, इसमें उन्होंने 6 मैचेस में 451 रन बनाए, 50.11 की एवरेज से। तो डिस्पाइट ऑल दिस कॉन्ट्रोवर्सीज, डिस्पाइट ऑल द डिसिप्लिन एंड वेट इश्यूज, आपका टैलेंट आप अभी भी देख रहे हो किस लेवल पर है कि आप फिर भी 40-50 की एवरेज से खेल रहे हो, आप फिर भी ओडीआई में कंट्री के बाहर जाके 200 मार रहे हो। मुझे लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, सिर्फ कमी वर्क एथिक में ही है। बैटिंग में तो कोई कमी है ही नहीं, जो होगी भी टेक्निकल इश्यूज की, बैट और पैड के बीच में गैप आता है, भाई किसके नहीं है। विराट कोहली की अभी तक हम कह रहे हैं 6 स्टंप की बॉल, तो क्या वो रन नहीं मारते? कितनी 80-100 मारनी है, तो पृथ्वी शॉ नहीं मार सकते क्या? तो मुझे तो लगता है कि बैट, और अभी तो वन सेकेंड 25 साल की उम्र है, अभी तो पीक ही नहीं आया है। या तो होता है कि 30-35 साल के हो चुके, क्या पता है यहाँ से बैटिंग वीक ही होती रहेगी, रिफ्लेक्सेस कम होते रहेंगे। अभी तो बॉडी और बेटर होगी, अभी आप तो अपने अभी मेटाबॉलिज्म, मसल स्ट्रेंथ, आपका पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का, बोन डेंसिटी सब पीक पे है अपने। 25 to 30 क्या मतलब बढ़िया अभी बॉडी आप शेप बना सकते हो। बॉडी 25 से डेवलप भी हो जाती है, पूरी मसल्स डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आपकी भी पीक पे है। कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, बॉडी सपोर्ट कर देगी। यूजुअली क्या होता है 20-21 साल की उम्र में भी, जैसे फुटबॉलर्स हम बहुत देखते हैं ना, कि बॉडी अभी भी डेवलप हो रही होती है, तो ओवर एक्सॉशन से मसल्स और बोन डेंसिटी वगैरह वीक हो जाता है, कई बार लिगामेंट्स वगैरह वीक हो जाते हैं। अब वो सीन भी नहीं है, अब आपकी बॉडी ओवरकम करी उस चीज को। प्लस देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर हिम यार। हाँ, पूरी दुनिया को ट्रेन करने को तैयार है भाई। मतलब 6 महीने के अंदर यही आदमी एकदम टिप टॉप शेप में हो सकता है, बड़ी आराम से। इट इज जस्ट अबाउट कि क्या वो करना चाहते हैं वो चीज। एंड वही ना, यहाँ पे भी एक वो टॉपिक आएगा ही आएगा नेचुरली, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि ही डज नॉट सीम टू केयर इनफ। एंड इसका भी मतलब कुछ मेरिट दिया जा सकता है इस चीज को, क्योंकि हर प्लेयर की क्या वो विलिंगनेस है कि मुझे एकदम टॉप एथलीट बनना है। शायद ना हो भाई। एंड वही ना, शायद हो, क्योंकि लोग ऐसा कहेंगे कि यार ये बहुत हम्बल बिगनिंग से आया है, अगर ऐसा होता तो फिर इतनी आगे पहुंच ही नहीं पाता। बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। 6 साल हो चुके उनके करियर का जब वो एकदम पीक हिट करा था। 6 years अ वेरी लॉन्ग टाइम। शायद वो 6 साल में ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से उनका माइंड थोड़ा चेंज हो गया, बट आई हैव टू फोकस ऑन, यार पैसे मिल रहे हैं, आईपीएल में खेल लूंगा। आईपीएल आई थिंक इज अ वेरी बिग शॉक फॉर हिम कि वो अनसोल्ड गए हैं, हो सकता है कि आगे जाके परफॉर्म करें तो आईपीएल में नेक्स्ट आ भी जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लाइवलीहुड पे सिग्निफिकेंट डेंट पड़ेगा। हाँ, बट एज लॉन्ग एज आईपीएल है, पैसे की कुछ ऐसा कुछ खास किल्लत पड़ेगी नहीं। तो अगर वो एक तरह से आ रहा है पैसा, तो वी कैन नॉट इवन क्रिटिसाइज फॉर हिम फॉर दैट। मतलब हाँ, ये मुझे लगता है ये चीज मैंने भी सीखी है ओवर द इयर्स, क्योंकि वरना वो पैशनेट होते हैं ना इतने कि भाई खेलना तो कंट्री के लिए, भाई तो टैलेंट दे रखा है, क्यों नहीं खेल रहे, कि सचिन को बीट क्यों नहीं कर रहा हमने। पर ये है, ये चीज नेमार ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कही थी, बहुत ही वैलिड चीज है कि हर किसी में वो नहीं होता, लगन नहीं होती कि मुझे बनना है। बेसिकली क्या होता है ना, लोग गुस्सा क्यों होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी एन इंडियन क्रिकेटर। तो उनको लगता है कि इस बंदे को भगवान ने वो प्रिविलेज दिया है कि आप हमारा सपना जी रहे हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटी को आपने रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया। एंड वो बहुत ही फेयर एक आर्ग्यूमेंट है भी, बट हमें अगर उस इंसान के शूज में स्टेप इन करके अगर हम लोग सोचें, तो nobody owes him, या he does not owe anybody to say कि नहीं भाई अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे टॉप पर ही जाना है। एट द एंड ऑफ द डे उसका करियर है ये। क्या आप जब जॉब कर रहे होते हो तो आपका होता है, जब सीईओ नहीं बनोगे, क्यों नहीं बन रहे, 25 साल के हो गए हो, सीईओ क्यों नहीं बने अभी तक, 30 साल के हो गए, सीईओ क्यों नहीं बने, नहीं होता ना ऐसे। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो बहुत ही प्रैक्टिकली, तो हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि वो इच्छा हो। क्या नहीं है इच्छा मुझे पता नहीं, आई पर्सनली थिंक कि शायद होगी, वरना क्योंकि जो ये बंदा इंडिया के लिए खेलता है, इच्छा तो होती है भाई। मेन बात ये है कि अब वही फिटनेस वाली जो बात है, ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ था, आदमी ऑलमोस्ट मरने की हालत में था, वहाँ से जब हील होना शुरू हुआ तो चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ऋषभ पंत के भी वेट इश्यूज रहे हैं, उस बंदे ने वहाँ से कम बैक करके वर्ल्ड कप जीता है अभी। डॉक्टर ने शायद उनसे कह दिया था ये चीज़, उनसे, उनकी मम्मी से,
he might never be able to play क्रिकेट again. और चलने का भी बोला था कि जब तक आदमी चलना शुरू किया तब तक ये ऑलरेडी इंडियन टीम में वापस आ चुका था ऋषभ पंत, और वो डीसीसी खेला है, कैप्टन है पृथ्वी शॉ का। तो आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऋषभ पंत उस हालत से जहाँ पे बॉडी पूरी टूट चुकी है, आपका तो सिर्फ वेट इश्यूज हैं, बॉडी टूट चुकी है पूरी, वहाँ से अगर आप कम बैक करके इस फिटनेस पे आ गए हो कि आप विकेट कीपिंग भी कर रहे हो, टेस्ट मैचेस में भी कर रहे हो, एंड टेस्ट मैचेस में अभी ही स्टिल वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स भाई, आगे जाके भी। अगर आप एक वर्ल्ड कप जीत सकते हो तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक ना, मुझे लगता है कि अब ये जो कॉल है, अनलेस अंटिल ये अंदर से नहीं आएगी खुद ही, तब तक वो नहीं हो सकता। क्योंकि बीच में ऐसे भी रूमर्स थे कि सचिन तेंदुलकर ने कॉल करा था उन्हें, और ऐसा था कि यार आप इन्हें ट्रैक पे लेके आइए। वन सेकंड, नॉट श्योर कितना सच है, नॉट श्योर, हाँ, मतलब ऐसे रूमर्स है, दैट्स व्हाई आई सेड रूमर्स, बट वही एग्जैक्टली वो काम करा नहीं करा, नोबडी नोज। तो जब तक वो इनर कॉलिंग नहीं होगी खुद से होने की, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो चीज़ एक्चुअली अकम्प्लिश हो पाए। आई थिंक हम इस पॉडकास्ट को सब इसी तरीके से करेंगे कि अगर वो ठान लें कि मुझे उस शेप में आना है, एंड बैटिंग तो उनकी सपोर्ट करेगी, अगर वो रन बनाएंगे डोमेस्टिक में, आईपीएल में, तो बात आएगी ही आएगी। समय पलटने में टाइम नहीं लगता है। अगर पृथ्वी शॉ आउट ऑफ नोवेयर टीम से बाहर हो सकते हैं ना, तो टीम के अंदर भी आ सकते हैं। अभी अभिषेक शर्मा आए ना आउट ऑफ नोवेयर, संजू सैमसन को आउट ऑफ नोवेयर 300 मारी है ना, प्रूव करा ना अपने आप को। रियान पराग धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। तो जब ये सब लोग कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल आउट ऑफ नोवेयर, सरफराज खान आउट ऑफ नोवेयर आया है ना, तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं आ सकते? और पृथ्वी शॉ में तो एबिलिटी वो है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं, वरना कुछ प्लेयर्स का होता है ना, जैसे अभिषेक शर्मा का भी है कि टेस्ट में तो कोई सोचेगा भी नहीं, अभी सिर्फ T20 सोच रहे हो। पृथ्वी शॉ को आप किसी भी फॉर्मेट में कम बैक करा सकते हो, वो प्रिविलेज है पृथ्वी शॉ के पास, वो गिफ्ट दिया है भगवान ने। तो आई थिंक ही, अगर वो वंस अगेन जिस लो फेस पे अभी वो हैं, वहां से ब्रेकआउट करने के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। अब वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब वही किस्मत और आपके करना ही पड़ेगा। तो अगर कि आपने 1000 रन भी मार दिए, शायद सेलेक्ट ना हो, शायद 1500 या 2000 रन मारने पड़े। एक वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिटरली मत 1000 रन कंसिडर करना। तो कोई 1000 मारा तो आपको 2000 मारने पड़ेंगे, और शायद ये आज तक कभी हुआ भी नहीं होगा, बट आप कर सकते हो ये। और अगर वो करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि नाम इतना है ना, और वही यहाँ पे मुझे ऐसा पता लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी कि लोग पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल की बहुत बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काफ़ी लोग एक्चुअली में रूट कर रहे हैं पृथ्वी शॉ के लिए कि कम बैक हो जाए किसी तरीके से। अ लॉट ऑफ पीपल जो पब्लिक में है वो दिल से चाहते हैं कि इस बंदे कम बैक हो जाए। जैसे अभी भी जो वीडियो पे जो क्रिटिसिज्म आया था, तो सबके कॉमेंट्स वही थे कि हम प्रे कर रहे हैं कि आपका कम बैक हो जाए, और आप ये कर रहे हो। तो एक होता है ना, कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको हेट मिलता ही मिलता है, स्टार्टिंग से गाली ही मिल रही होती है, स्पेशली अगर पृथ्वी शॉ का जो हालत है वो किसी और की होती है तो शायद मिलती, बट पृथ्वी शॉ को टू बी ऑनेस्ट इतना हेट नहीं मिलता है। वो क्रिटिसिज्म जो मिलता है वैलिड है, बट जो एक एंडलेस हेट होता है ना कि मुझे तुम अच्छे करो तो भी मुझे गाली देनी है, वो नहीं है पृथ्वी शॉ के साथ। बहुत फॉर्चुनेट है पृथ्वी शॉ इस मामले में। आई थिंक आई वुड आल्सो एंड दिस पॉडकास्ट बाय सेइंग, एंड मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो पृथ्वी शॉ के लिए यही है दैट ही हैज एज ऑन हिज साइड। अगर अभी 25 के, ठीक है भाई, आपको लेंगे 3 साल कम बैक करने में, आप लो 28 में कम बैक कर लो। सूर्य कुमार ने 31-32 साल में वो करा। मतलब अगर आप 3-4 साल ले लोगे, यू जस्ट हैव टू पुट इन गुड परफॉर्मेंसेस अगेन एंड अगेन। 3-4 साल ले लो, you're still in your 20s। हाँ, वही सबसे बड़ा पॉइंट ही है। आप 30s में भी नहीं पहुंचो अभी तक, तो आप वहां से भी अपना करियर बहुत अच्छा खासा खींच सकते हो। नो नीड टू बिकम द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। अपने हिसाब से आप जितना आपको लगता है उसके हिसाब से खेलो आप, नो प्रेशर ऑन यू। बट वही है कि इट वुड बी नाइस टू सी अगर वो जो पोटेंशियल है वो ऐसे वेस्ट जाता हुआ ना दिखे। एंड आई थिंक ये पॉइंट है कि लोग हेट नहीं करते उन्हें अंदर से, वो है ही इसलिए क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सी कि ये पोटेंशियल वेस्ट ना चले, वो कामली वाला सीन ना हो। हाँ, एंड हाँ भाई, मतलब आई थिंक ये आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड जाना इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। अच्छा ही हुआ है। लेट्स होप कि पृथ्वी शॉ भी इस मतलब माइंडसेट में आता है। 10 साल बाद जब हम पॉडकास्ट बनेंगे पृथ्वी शॉ पे तो बहुत अच्छी एंडिंग होगी। हाँ, होपफुली भाई, बहुत ही मैजिकल कमबैक हो। बाकी आप लोग अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कि आपको ऐसे और स्टोरीज जाननी है प्लेयर्स के बारे में, और आपके क्या विचार हैं पृथ्वी शॉ के ऊपर। लॉजिकली बात करेंगे कमेंट्स में। बाकी 10 के अगर हो गए तो थैंक यू फॉर दैट, एंड अगर नहीं हुए तो भाई जल्दी कर दो। और मेंबरशिप्स के लिए फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे अगले पॉडकास्ट में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए हमारे चैनल से, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा।